पुस्तक 27, अध्याय 24, पहली मुलाकात। 12 महल ब्राइट शो इंपीरियल्स से घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए थे और इसलिए महलों को इंपीरियल्स के क्षेत्र से जोड़ने के लिए स्पेस टाइम ट्रांसफर एरे थे। गड़गड़ाहट। स्पेस टाइम जी नींद के चारों ओर घूम गया। जब सब कुछ शांत हो गया तो उसने अपनी नज़र उस जगह पर घुमाई तो ये शाही महल है। हालांकि ब्राइट शो साम्राज्य के सभी 12 महल बेहद विशाल थे और कई संरचनाओं से ढके हुए थे, फिर भी साम्राज्य का असली केंद्र शाही महल ही रहा। निंग से पहले एक बेहद विशाल विस्मयकारी महल था जो बर्फ की तरह सफेद था, जिसके कुछ हिस्सों पर सुनहरे, काले और नीले रंग की सजावट की। शाही महल को देखते ही निंग को एक अविश्वसनीय उपस्थिति और शक्ति का आभास हुआ। उसे ऐसा लगा जैसे वह तारों को ही देख रहा हो। मैंने सुना है कि आमतौर पर शाही लोग यहीं शाही महल में रहते हैं। मुझे आश्चर्य है कि सर्वशक्तिमान हेगेमॉन ने अपने मुख्यालय के चारों ओर कितनी सुरक्षा व्यवस्था की होगी, निंग ने सोचा। निंग सेना के समूह से बाहर आया और विशाल शाही महल के द्वार की ओर चलने लगा। महल के सामने कोई भी व्यक्ति नहीं था, बस 2 धूसर मूर्तियां थीं। एक भाला लिए हुए एक मानवरूपी मूर्ति थी और दूसरी एक अजगर जैसे प्राणी की जो कुंडली मारे हुए था। रुको, मानव मूर्ति अचानक कर्कश आवाज में बोली और निंग को घूरने लगी। क्या? निंग बुरी तरह चौंक गई। यह जिंदा है। अब उसे एक शक्तिशाली विशेषज्ञ माना जा सकता था। अपनी यिन यांग तलवार शक्ति को उजागर करने के बाद वह दूसरे चरण के अधिकांश डाउनलॉर्ड्स के बराबर था और इस प्रकार जीवन और जीवन के आभामंडल के प्रति उसकी इंद्रियां अत्यंत तीक्ष्ण थीं। वह लाखों किलोमीटर दूर से एक छोटे से मच्छर के आभामंडल को भी आसानी से पहचान सकता था। हालांकि उसकी इंद्रियां उसे स्पष्ट रूप से बता रही थीं कि उसके सामने खड़ी यह मूर्ति एक साधारण मूर्ति, एक जड़ चट्टान के टुकड़े से ज्यादा कुछ नहीं थी। फिर ये बोल कैसे रही थी? क्या तुम हेगेमॉन को देखने आए हो? धूसर मानव जैसी मूर्ति लगभग महल के द्वार जितनी ऊंची थी और वह निंग को घूर रही थी। हाँ, निंग ने सिर हिलाया। हालांकि उसकी इंद्रियां अब भी उसे बता रही थीं कि यह मूर्ति एक जड़ चट्टान है, फिर भी वह एक अजीब सा डर महसूस करने से खुद को नहीं रोक पाया। चारों के आ जाने के बाद प्रवेश करना, भूरे मानवरूपी मूर्ति ने ठंडे स्वर में कहा। निंग के पास चुपचाप खड़े होकर इंतजार करने के अलावा कोई चारा नहीं था। चाय की केतली बनाने के लिए पर्याप्त समय बीत जाने के बाद पास का स्पेस टाइम ट्रांसफर एरे फिर से जगमगा उठा। जैसे ही रोशनी कम हुई, एक दुबला पतला गंजा युवक ढीले ढाले लाल वस्त्र पहने उसके अंदर प्रकट हुआ। युवक का चेहरा अजीबोगरीब दिव्य लाल टैटू से ढका हुआ था जो मानो किसी विशेष आकर्षण का आभास दे रहे थे। निंग को बस उन्हें देखते ही एहसास हुआ कि वे उस पर अपना प्रभाव डाल रहे हैं। मैं सोलविंड हूँ। गंजा लाल चोगा पहने युवक आगे बढ़ा, फिर मुस्कुराया। नमस्कार, स्वॉर्डलॉर्ड डार्कनॉर्थ, हार्टलॉर्ड सोलविंड। निंग ने उस व्यक्ति का अभिवादन किया। हार्टफोर्स पैलेस में बहुत कम साधक थे और प्राचीन पगोडा द्वारा मान्यता प्राप्त एकमात्र विश्व स्तरीय साधक हार्टलॉर्ड सोलविंड थे। निंग ने इस व्यक्ति के बारे में बहुत पहले सुना था। ये बर्टुलू जैसा कोई शौकिया नहीं था। यह एक ऐसा व्यक्ति था जिसने वास्तव में हार्टफोर्स साधक बनने के लिए अपना पूरा प्रयास लगा दिया था और उसकी क्षमताएं वास्तव में अथाह थीं। तलवार के सरदार डार्कनॉर्थ, तुम सिल्वर क्लाउड वर्ल्ड की विशाल वेदी में मुझसे कहीं ज्यादा आगे पहुंच गए। हार्टलॉर्ड सोलविंड ने सौम्य और गर्मजोशी से मुस्कुराते हुए कहा। मैंने सुना है कि लगभग 2000 साल पहले सर्वशक्तिमान हेगेमॉन ने तुम्हें हमारे ब्राइट शो साम्राज्य में अगवा कर लिया था। इतने कम समय में इतनी शक्ति तक पहुंचने के लिए सोलविंड सचमुच तुम्हारी प्रशंसा करता है। निंग तुरंत अवाक रह गया। उस आदमी को तो पता भी था कि 2000 साल पहले सर्वशक्तिमान हेगेमॉन ने उसका अपहरण कर लिया था। खबर तो वाकई बहुत तेजी से फैली थी। आश्चर्यचकित होने की कोई जरूरत नहीं है, स्वॉर्डलॉर्ड डार्कनॉर्थ। हार्टफोर्स पैलेस में मेरे एक बड़े भाई ने मुझे इसकी जानकारी दी थी। हार्टलॉर्ड सोलविंड ने हंसते हुए कहा। हार्टफोर्स पैलेस में बहुत कम साधक हैं और हम सब एक दूसरे के साथ वैसा ही व्यवहार करते हैं जैसा अपने सगे भाई बहनों के साथ करते हैं। हम एक दूसरे से कुछ भी नहीं छिपाते। निंग को अचानक याद आया कि पूरे हार्टफोर्स पैलेस में 10 से भी कम संसार डाउनलॉर्ड्स थे। उनमें से ज्यादातर संसार डाउनलॉर्ड्स आदिम अराजकता में भटक रहे थे और महल में रहने वाले 2 या 3 से ज्यादा सदस्य ही नहीं बचे थे। बाकी 11 महलों की तुलना में हार्टफोर्स पैलेस में वाकई बहुत कम सदस्य थे। निंग पूरी तरह समझ सकता था कि इसका नतीजा ये होगा कि वे एक दूसरे के साथ भाई बहनों जैसा व्यवहार करेंगे। स्वॉर्डलॉर्ड डार्कनॉर्थ, अगर आप चाहें तो मुझे सोलविंड कहकर बुला सकते हैं। हार्टलॉर्ड सोलविंड मुस्कुराया। तो फिर तुम मुझे डार्कनॉर्थ कह सकते हो, भाई सोलविंड, निंग ने कहा। वह मन ही मन हैरान हुआ। सोलविंड की एक हल्की सी मुस्कान ने निंग को उसके बारे में इतनी अच्छी धारणा क्यों बना दी। उसकी आवाज ही इतनी थी कि दूसरों के लिए उससे नफरत करना नामुमकिन हो गया। गड़गड़ाहट। स्पेस टाइम ट्रांसफर एरे एक बार फिर जगमगा उठा और कुछ ही क्षणों बाद गहरे नीले रंग के वस्त्र पहने एक युवक बाहर आया। उसका चेहरा ठंडा और भयावह था और उससे एक भयावह ऊर्जा का आभास निकल रहा था। जैसे ही वह बाहर आया, उसने निंग और सोलविंड को देखा और तुरंत पुकारा, नमस्कार हार्टलॉर्ड सोलविंड और स्वॉर्डलॉर्ड डार्कनॉर्थ, क्या आप वाटरलॉर्ड फायरसज हैं? इतना दिखावा करने की कोई जरूरत नहीं है। आप हमें बस सोलविंड और डार्कनॉर्थ कहकर बुला सकते हैं, हार्टलॉर्ड सोलविंड ने कहा और निंग ने सिर हिलाया। मैं भाग्यशाली था कि मुझे चौथे नंबर पर रखा गया, लेकिन मुझे डर है कि भविष्य में मुझे आपकी मदद की जरूरत पड़ेगी। हालांकि नीले वस्त्र पहने उस युवक का आभास ठंडा और भयावह था, फिर भी उसके शब्द काफी विनम्र और सम्मानजनक थे। सोलविंड और निंग दोनों ही उसके प्रति काफी दयालु थे। चाहे जो भी हो, वे सभी 12 महलों के सदस्य थे जिन्होंने एक दूसरे पर हमला न करने की आजीवन शपथ ली थी। चूंकि वे शीर्ष 4 में थे,
इसलिए भविष्य में वे सभी निश्चित रूप से असाधारण व्यक्ति होंगे। जब तक वे जीवित बचे रहेंगे वे सभी प्रमुख शक्तियां बनेंगे जो बाकी आदिम अराजकता को झकझोर देंगी। उनके लिए एक दूसरे से मित्रता की इच्छा होना स्वाभाविक था। तीनों कुछ देर तक यूं ही बातें करते रहे और धीरे धीरे एक दूसरे के व्यक्तित्व और गुणों से परिचित होते गए। अंततः अंतिम सदस्य आ गया। ये काले शाही वस्त्र पहने एक आदमी था जिसने शाही मुकुट धारण किया हुआ था। उसकी त्वचा जैड की तरह साफ थी और उसकी आंखें तारों के बीच की खाई जितनी गहरी थीं। जी निंग, फायरसेज और सोलविन जैसे लोग भी आश्चर्य से आहें भरने से खुद को नहीं रोक पाए। कम से कम रूप और आभा के मामले में ये प्रिंस ग्रेट जॉय निश्चित रूप से चारों में नंबर 1 था। तो तुम तीनों आ ही गए। देर से आने के लिए मुझे माफ करना। ग्रेट जॉय तुम्हें इंतजार कराने पर बहुत शर्मिंदा है। राजकुमार ग्रेट जॉय उतना ही विनम्र था जितना कि कहानियों में बताया गया था। लेकिन बेशक कहानियों में ये भी कहा गया था कि अंदर ही अंदर वह वास्तव में एक बहुत ही जिद्दी आदमी था। हम अभी कुछ देर पहले ही पहुंचे हैं। भाई ग्रेट जॉय, इस मुकदमे में आप पहले नंबर पर रहे। मुझे लगता है कि आप शायद बर्टुलू और ईस्टकल्ट के बराबर हैं। चारों आपस में यूं ही बातें करने लगे। हालांकि वे सभी काफी निश्चिंत थे, फिर भी उनमें से किसी ने भी बाकी तीनों को कमतर आंकने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि वे सभी शक्ति में काफी करीब थे। वे सामान्य रूप से एक ही स्तर के थे। हालांकि सिल्वरक्लाउड वर्ल्ड में उनकी पहुंच को लेकर मतभेद थे। अगर वे असल में लड़ते तो ये कहना मुश्किल था कि कौन जीतेगा। इसके अलावा सिल्वरक्लाउड वर्ल्ड की परीक्षा एक ऐसी परीक्षा थी जहां बाहरी मदद के कई स्रोतों जैसे कि दाव सील या गोलेम पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। ये देखते हुए कि वे सभी कितने असाधारण थे, उन सभी ने अतीत में स्पष्ट रूप से कर्म के जबरदस्त भाग्य का अनुभव किया था। हेगेमोन ने तुम चारों को बुलाया है। अंदर चलो। विशाल मानवरूपी मूर्ति अपने नीचे 4 छोटे बिंदुओं को घूरते हुए ठंडी आवाज में बोली। शाही महल के सामने खड़ी 2 मूर्तियां शाही महल के 2 महान रक्षक हैं। हार्टलॉर्ड सोलिविन ने मन ही मन कहा, मैंने सुना है कि बहुत पहले उस दौर में जब सर्वशक्तिमान हेगेमोन अपनी प्रतिष्ठा स्थापित कर रहा था, उसने इन 2 महान रक्षकों को युद्ध में उतारा था और उनके साथ अनगिनत प्रमुख शक्तियों का वध किया था। ओह, निंग, ग्रेट जॉय और फायरसेज दोनों ने ध्यान से सुना। हार्टफोर्स पैलेस के सदस्यों के बीच एक दूसरे के साथ विशेष रूप से घनिष्ठ संबंध थे और इसलिए हार्टलॉर्ड सोलविन को अन्य महलों के अधिकांश सदस्यों की तुलना में कई अधिक रहस्य पता थे। यद्यपि निंग इन 2 विशाल मूर्तियों के इतिहास के बारे में काफी उत्सुक था, लेकिन शाही महल में प्रवेश करते समय उसने उन पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। जैसे ही वे द्वार से आगे बढ़े और विशाल महल को देखा तो उन चारों को ऐसा महसूस हुआ जैसे स्पेस टाइम उनके चारों ओर घूम रहा है, क्योंकि वे एक बार फिर से दूर चले गए थे। उन्हें खाली स्थान से भरे एक क्षेत्र में लाया गया था जिसमें कुछ अराजकता तारे बिखरे हुए थे। निंग और अन्य सभी लोग इस स्थान पर आते ही अपने आसपास के वातावरण को देखते रह गए। ये जगह क्या है? चारों ही हैरान थे। यह क्षेत्र बिल्कुल शांत था, मानो पानी का एक कुंड। इस आदिकालीन अराजकता को आमतौर पर कई तरह के शून्य तूफानों और अराजकता तरंगों से भरा होना चाहिए, और यह आमतौर पर अराजकता ऊर्जा की असीम मात्रा से भरा होता। हालांकि जिस खाली क्षेत्र में वे थे वह बेहद विशाल था और आदिकालीन अराजकता से पूरी तरह रहित था। फुश! उनके सामने का शून्य अचानक पानी के पर्दे की तरह फट गया और एक अतुलनीय रूप से विशालकाय प्राणी प्रकट हुआ। इस विशालकाय प्राणी की 2 विशाल आंखें थीं जो चमकते तारों जैसी थीं, लेकिन वह निंग और बाकी तीनों को बहुत ही सौम्यता से देख रहा था। जब वह बोलता था तो उसकी आवाज भी उतनी ही सौम्य होती थी, लेकिन वह उस क्षेत्र के हर कोने में गूंजती थी। नमस्कार मेरे चारों युवा साथियों। ग्रेट जॉय, सोलविंड, फायरसेज और निंग सभी हैरान थे। निंग उस दृश्य के बारे में सोचने से खुद को नहीं रोक सका जब उसे और अन्य विश्व स्तरीय साधकों को एक विशालकाय राक्षस के सिर द्वारा निगल लिया गया था और फिर उन्हें ब्राइट शो राज्य में भेज दिया गया था। नमस्कार हेगेमोन। निंग और बाकी तीनों ने आदरपूर्वक झुककर प्रणाम किया। घुटने टेकने या प्रणाम करने की कोई जरूरत नहीं थी। हेगेमोन आमतौर पर 12 महलों के सदस्यों के साथ काफी अच्छा व्यवहार करता था। तुम चारों नौजवानों ने अपने लिए एक दुर्लभ अवसर अर्जित किया है, विशालकाय राक्षस ने कहा। तुम मेरे साम्राज्य के एक सदस्य स्काईफायर ब्राइट शो के साथ निकलोगे और फिर एक वैकल्पिक ब्रह्मांड के आकियस क्षेत्र में प्रवेश करोगे। यह क्षेत्र इस वैकल्पिक ब्रह्मांड के सबसे प्रसिद्ध स्थानों में से एक है और यह कई खतरों से भरा है। हालांकि ये कई अवसरों से भी भरा है। मैंने तुम चारों को इसलिए चुना है क्योंकि मुझे उम्मीद है कि तुम मेरे युवा कुल के सदस्य स्काईफायर ब्राइट शो की यथासंभव मदद करोगे और उसे जीवित रहने का बेहतर मौका दोगे। लेकिन हाँ, मैं तुम्हें मेरे और स्काईफायर के लिए की गई सेवाओं के लिए भारी इनाम दूंगा। पुस्तक 27, अध्याय 25, गुरु का अनुसरण। जी निंग और बाकी सभी लोग उत्सुक थे। सच तो ये है कि उन्हें बहुत पहले ही शक हो गया था कि सर्वशक्तिमान हेगेमोन ने 12 महलों में से उन चारों को स्काईफायर ब्राइट शो की सहायता के लिए चुना था। हालांकि 12 महलों के ब्राइट शो साम्राज्यवादियों के साथ इतने लंबे समय तक इतने अच्छे संबंध होने का कारण ठीक यही था कि वे एक दूसरे के साथ समान व्यवहार करते थे। निंग और बाकी सभी असाधारण व्यक्ति थे और उनसे बिना किसी पारिश्रमिक के साम्राज्यवादियों के लिए अपनी जान जोखिम में डालने की उम्मीद नहीं की जा सकती थी। एक बार जब आप वैकल्पिक ब्रह्मांड से लौट आएंगे तो मैं स्काईफायर ब्राइट शो से बात करूंगा। आप उसकी जितनी ज्यादा मदद करेंगे हमारी कृतज्ञता उतनी ही ज्यादा होगी, विशालकाय राक्षस ने कहा। चिंता मत करो हेगेमोन, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे। चूंकि हम एक साथ यात्रा कर रहे हैं इसलिए हम निश्चित रूप से एक दूसरे का समर्थन करने की पूरी कोशिश करेंगे।
सभी ने एक स्वर में अपनी बात कही। वे सभी जानते थे कि चूंकि हेगेमॉन ने कहा था कि वह उन्हें भारी इनाम देगा, इसलिए इस मिशन के इनाम निश्चित रूप से असाधारण होंगे। हेगेमॉन वह व्यक्ति था जो अनगिनत वर्षों से अंतहीन प्रदेशों के शीर्ष पर विराजमान था। वह ब्राइट शो साम्राज्य के अस्तित्व से भी अधिक समय से अस्तित्व में था। उसके जैसे किसी व्यक्ति से मिला भारी इनाम वास्तव में निंग और अन्य लोगों को वैकल्पिक ब्रह्मांड की यात्रा में स्काईफाई और ब्राइट शो की रक्षा करने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करने के लिए राजी करने के लिए पर्याप्त था। अच्छा, विशालकाय जानवर ने थोड़ा सा सिर हिलाया। गड़गड़ाहट। निंग के समूह के बगल में एक और स्पेस टाइम भावर दिखाई दिया। कुछ ही क्षणों बाद धधकती लपटों में नहाता हुआ एक अजीबोगरीब जानवर अचानक प्रकट हुआ। आकाश अग्नि। विशालकाय जानवर ने सिर हिलाया। हेगेमॉन। धधकता हुआ जानवर तुरंत एक ज्वलंत बालों वाले युवक के आकार में बदल गया, जिसने नीला कवच पहना हुआ था। विशालकाय राक्षस ने कहा, तुम में से 5 लोग वैकल्पिक ब्रह्मांड की यात्रा करेंगे। उग्र बालों वाले युवक ने अपनी नजरों से चारों को गौर से देखा और उन्हें गौर से देखा। फिर वह मुस्कुराया। मेरा नाम स्काईफायर ब्राइट शो है, लेकिन आप मुझे सिर्फ स्काईफायर कह सकते हैं। मैंने हेगेमॉन से सुना है कि चुने हुए चारों में से कोई भी मुझसे कमजोर नहीं है। एक बार जब हम दूसरे ब्रह्मांड में पहुंच जाएंगे तो मुझे तुम्हें अपनी मदद के लिए परेशान करना पड़ेगा। हालांकि स्काईफायर ब्राइट शो इंपीरियल्स की जाति का एक अविश्वसनीय रूप से प्रतिभाशाली सदस्य था, फिर भी वह एक नया सदस्य ही था जिसे कुछ ही समय पहले वापस लाया गया था। निंग और अन्य सभी ने कम से कम एक सर्वोच्च दाव विकसित किया था और वे दूसरे चरण के दाव लॉर्ड्स के बराबर थे। वास्तव में वे सभी स्काईफायर ब्राइट शो से कुछ हद तक ज्यादा शक्तिशाली थे, लेकिन निश्चित रूप से ये तभी सच था जब वे अपनी सामान्य युद्ध शक्ति को भी ध्यान में रखते। उनके पास अपनी आस्तीन में छिपाकर रखे गए किसी भी तुरुप के पत्ते या एकल उपयोग वाली वस्तु की शक्ति की गणना करने का कोई तरीका नहीं था। हेगेमॉन, ये आकियस क्षेत्र कहाँ है और ये वैकल्पिक ब्रह्मांड क्या है? राजकुमार ग्रेटजॉय ने पूछा। वह सर्वशक्तिमान हेगेमॉन के एक मानद शिष्य से ज्यादा कुछ नहीं थे और वह हेगेमॉन को गुरु कहने के योग्य नहीं थे। सर्वशक्तिमान हेगेमॉन के नियमों के अनुसार केवल उनके निजी शिष्य ही उन्हें गुरु कहने के योग्य थे। वैकल्पिक ब्रह्मांड। विशालकाय दैत्य निंग और अन्य लोगों के चेहरों पर उत्सुकता के भाव देखकर मुस्कुराया। अब तक आप सभी को ये समझ आ गया होगा कि अनंत प्रदेशों में कुछ प्रमुख तत्व हैं। अग्नि का एक प्रमुख तत्व है, जल का एक प्रमुख तत्व है, तलवार का एक प्रमुख तत्व है, अंतरिक्ष का एक प्रमुख तत्व है, समय का एक प्रमुख तत्व है। निंग और अन्य लोगों ने सिर हिलाया। सभी को मूल सार का आभास हो सकता था। हालांकि मूल सार के साथ तालमेल बिठाने से ही विश्व स्तरीय साधक के रूप में पूर्ण निपुणता के स्तर तक पहुंचने में मदद मिल सकती थी। जहां तक अधिक गहन रहस्यों का प्रश्न है, मूल सार उन्हें आंतरिक रूप से दबाए रखते थे और उनमें से किसी का भी उत्सर्जन नहीं करते थे। माना जाता है कि शाश्वत सम्राट भी मूल सार में प्रवेश नहीं कर सकते थे और उन रहस्यों का प्रशिक्षण नहीं ले सकते थे। इस प्रकार संसार दाव लॉर्ड्स को एक एक करके धीरे धीरे अपने अनुकूल एक दाव खोजना और विकसित करना था। सर्वशक्तिमान हेगेमॉन ने कहा, वह विशाल क्षेत्र जो प्रधान तत्वों की शक्ति से आच्छादित है उसे ब्रह्मांड कहते हैं। एक वैकल्पिक ब्रह्मांड स्वाभाविक रूप से एक ऐसे स्थान को संदर्भित करता है जिसमें पूरी तरह से अलग प्रधान तत्व होते हैं। क्या? निंग और बाकी सब दंग रह गए। अलग अलग प्राइम एसेंस, 3 लोक, बैडलैंड्स क्षेत्र, ब्राइट शो साम्राज्य। निंग इन सभी जगहों पर तलवार के मूल सार को महसूस कर पाया था। तलवार का मूल सार अपरिवर्तनीय था और विशाल अनंत क्षेत्र एक विशाल ब्रह्मांड के एक हिस्से से ज्यादा कुछ नहीं थे। लेकिन अब ऐसा लग रहा था जैसे वह एक बिल्कुल अलग ब्रह्मांड में जा रहा है। चिंता मत करो, इस वैकल्पिक ब्रह्मांड के प्रमुख तत्वों की सबसे बाहरी परतें, जैसे जल का प्रमुख तत्व, समय का प्रमुख तत्व, तलवार का प्रमुख तत्व आदि, सभी हमारी जैसी ही हैं। केवल आंतरिक परतें भिन्न हैं, सर्वशक्तिमान हेगेमॉन ने कहा। इसलिए तुम्हारी शक्ति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्या कभी कोई इस जगह पर गया है? वाटरलॉर्ड फायरसेज ने पूछा। कोई नहीं। सर्वशक्तिमान हेगेमॉन ने अपना सिर हिलाया। निंग और अन्य लोग तुरंत अवाक रह गए। बहुत पहले जब मैंने खुद को स्पेस टाइम की प्रकृति के साथ तालमेल बिठाया तो मुझे एक वैकल्पिक ब्रह्मांड के निशान धुंधले से महसूस हुए जो हमारे अपने ब्रह्मांड के काफी करीब था, और इसलिए मैंने हमारे दोनों ब्रह्मांडों के बीच एक अनुप्रस्थ नाली खोल दी, विशालकाय ने कहा। हालांकि यह अनुप्रस्थ नाली काफी कमजोर है क्योंकि यह हमारे दोनों ब्रह्मांडों के अलग अलग नियमों से लगातार बाधित हो रही है। इसलिए केवल दावलॉर्ड स्तर से नीचे की शक्ति वाले ही इसमें प्रवेश कर पाते हैं। इसलिए एक बार जब आप इस वैकल्पिक ब्रह्मांड में चले जाते हैं तो आपको खुद को दावलॉर्ड स्तर तक पहुंचने की अनुमति बिल्कुल नहीं देनी चाहिए। अगर आप पहुंच भी गए तो आप कभी वापस नहीं लौट पाएंगे। आपको हमेशा के लिए उस वैकल्पिक ब्रह्मांड में ही रहना होगा, विशालकाय राक्षस ने निर्देश दिया। निंग और बाकी लोगों ने सिर हिलाया। तो दोनों ब्रह्मांडों के अलग अलग नियमों के कारण दावलॉर्ड्स के लिए इस अनुप्रस्थ नाली से गुजरना संभव नहीं था। हालांकि विश्व स्तरीय साधक बिना किसी खतरे के इस नाली से गुजर सकते हैं, विशालकाय राक्षस ने कहा। कुछ ही दिन पहले मैंने अपने एक विश्व स्तरीय सेवक को कुछ खोजबीन करने के लिए इस आयाम नाली से होकर भेजा था और फिर उसे सुरक्षित वापस ले आया। अनगिनत वर्षों में मैं वैकल्पिक ब्रह्मांड के कई विश्व स्तरीय साधकों को पकड़कर अपने ब्रह्मांड में लाने में भी कामयाब रहा हूँ। पकड़ो। निंग और बाकी लोग मन ही मन अवाक रह गए। सर्वशक्तिमान हेगेमॉन व्यक्तिगत रूप से तो नहीं जा सकता था, लेकिन फिर भी लोगों को पकड़ सकता था। इस प्रकार यह अनुप्रस्थ नाली पूरी तरह से सुरक्षित है,
विशालकाय राक्षस ने कहा। तुम्हारी ताकत को देखते हुए मुझे विश्वास है कि जब तुम दूसरे ब्रह्मांड के क्षेत्रों से गुजरोगे तो तुम्हें ज्यादा खतरा नहीं होगा। असली परीक्षा तब शुरू होगी जब तुम उनके आकियस क्षेत्र में पहुंचोगे। निंग और बाकी 4 लोग ध्यान से सुन रहे थे। स्काईफायर ब्राइट शो को भी इस आकियस क्षेत्र के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी। आकियस क्षेत्र इस वैकल्पिक ब्रह्मांड का सबसे रहस्यमय क्षेत्र है। यह अंतरिक्ष के एक अत्यंत विशाल क्षेत्र में फैला है, इतना विशाल कि मुझे लगता है कि बहुत कम साधक जानते होंगे कि यह वास्तव में कितना विशाल है। माना जाता है कि कई डाउनलॉर्ड और यहाँ तक कि शाश्वत सम्राट भी आकियस क्षेत्र में एकांत में रहते हैं। विशालकाय दैत्य हंसा। यह आकियस क्षेत्र इतना विशाल है कि संभवतः ये हमारे संपूर्ण अनंत प्रदेशों जितना बड़ा है। क्या? निंग और बाकी सभी अवाक रह गए। उन्होंने शुरू में सोचा था कि यह आकियस क्षेत्र कोई गुप्त दुनिया या स्थान होगा। अब ऐसा लग रहा था कि यह लगभग उनके पूरे अंतहीन प्रदेशों जितना ही विशाल था। वह स्थान उस संपूर्ण वैकल्पिक ब्रह्मांड का केंद्र है। वह स्थान जहां से वैकल्पिक ब्रह्मांड का उद्भव हुआ। उस ब्रह्मांड के अनगिनत साधक आकियस क्षेत्र में प्रवेश करने का सपना देखते हैं, क्योंकि जो कोई भी इस यात्रा में जीवित बच जाता है वह पूरी तरह से परिवर्तित होकर लौटेगा। विशालकाय राक्षस ने कहा, लेकिन अगर आप आकियस क्षेत्र में घुस गए तो आप पर तुरंत पूरे आकियस क्षेत्र की पूरी ताकत से हमला किया जाएगा और आपका सर्वनाश कर दिया जाएगा। आप तुरंत धूल में मिल जाएंगे और आपकी सच्ची आत्मा वाष्पीकृत हो जाएगी। निंग और बाकी लोग सचमुच कुछ कह नहीं पा रहे थे। अगर पूरा इलाका अंतहीन प्रदेशों के आकार का होता तो उस इलाके की पूरी ताकत से किया गया हमला कितना भयानक होता। आखिरकार वह स्थान पूरे वैकल्पिक ब्रह्मांड का केंद्र है। विशालकाय राक्षस ने आगे कहा, जो कोई भी उस स्थान में प्रवेश करना चाहता है उसे पहले एक आकियस पदक बांधना होगा। ऐसा करने के बाद आप सुरक्षित रूप से उसमें प्रवेश कर पाएंगे और उस क्षेत्र की शक्ति आपको निष्कासित नहीं करेगी। आकियस पदक अत्यंत दुर्लभ हैं। मैंने अपनी इच्छा शक्ति को वैकल्पिक ब्रह्मांड में भेजा और उसे एक अत्यंत विस्तृत क्षेत्र में फैला दिया। फिर उस क्षेत्र से गुजरने वाले विश्व स्तरीय साधकों का अपहरण कर लिया। मुझे कुछ आकियस पदक इकट्ठा करने में अनगिनत साल लग गए। विशालकाय राक्षस ने कहा, ये रहे 5 आकियस पदक। इन्हें ले लो और बांध दो। स्वूश 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 स्वूश। कहीं से प्रकाश की 5 धारियां प्रकट हुईं और निंग तथा अन्य 4 की ओर उड़ चलीं। आकियस के पदक गहरे लाल रंग के डिस्क के आकार के थे जो प्राचीन जटिल रूनों से ढके हुए थे। निंग और बाकी लोग रूनों को समझ नहीं पाए, लेकिन उन्हें आभास हो गया कि ये बहुत पहले किसी बहुत दूर स्थित ब्रह्मांड से आए थे। उन सभी ने पदकों को बांध लिया। हेगेमॉन, निंग बोला, क्या हमें अपने अनुचरों और सेवकों को वैकल्पिक ब्रह्मांड में लाने की अनुमति होगी? क्या उन्हें आकियस क्षेत्र में प्रवेश करने की अनुमति है? बाकी सभी लोग हेगेमॉन की ओर देखते थे, क्योंकि उनके पास भी अनुचर और नौकर थे। डाउनलॉर्ड स्तर से नीचे का कोई भी व्यक्ति अनुप्रस्थ मार्ग का उपयोग कर सकता है। सर्वशक्तिमान हेगेमॉन ने कहा, आकियस क्षेत्र की बात करें तो उन्हें हमेशा आपके संपदा विश्व के खजानों में छिपना होगा और वे अपनी आभा को बिल्कुल भी बाहर नहीं आने देंगे। अगर वे आकियस क्षेत्र में खुद को प्रकट करते हैं तो उन्हें उस क्षेत्र की शक्ति का तत्काल आक्रमण झेलना पड़ेगा। हालांकि अगर वे बाहर आए बिना लगातार छिपे रहेंगे तो वे सुरक्षित रहेंगे। निंग और बाकी लोग अब समझ गए थे, वे न तो संपदा लोक छोड़ पाएंगे न ही अपनी आभा या ईश्वर इंद्रिय का प्रचार कर पाएंगे। अगर ऐसा था तो उन्हें लाने का कोई मतलब नहीं था। लेकिन हाँ, अगर आप और ज्यादा आकियस पदक हासिल कर पाएं तो आप उन्हें अपने अनुचरों और सेवकों को दान कर सकते हैं। तब वे भी आकियस क्षेत्र में प्रवेश करने के योग्य हो जाएंगे। सर्वशक्तिमान हेगेमॉन ने अचानक कहा, फिर भी मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आकियस क्षेत्र में प्रवेश करते समय ज्यादा संयमित रहें, क्योंकि यहाँ कई सचमुच शक्तिशाली डाउनलॉर्ड्स मौजूद हैं। यह वैकल्पिक ब्रह्मांड का एक तारा मानचित्र है। इसमें अनुप्रस्थ नाली के निकास द्वार से आकियस क्षेत्र तक यात्रा करने के लिए आवश्यक सभी चिन्ह शामिल हैं, साथ ही इस ब्रह्मांड से संबंधित कुछ जानकारी भी। याद रखें, आपको इसे किसी और को नहीं बताना है। सर्वशक्तिमान हेगेमॉन ने ये कहते हुए उन्हें तारा मानचित्रों के 5 सेट प्रदान किए। समझ गया। निंग और अन्य 4 ने नक्शे स्वीकार कर लिए। अपनी तैयारी करो, अब से 3 दिन बाद हम शाही महल के बाहर फिर मिलेंगे। सर्वशक्तिमान हेगेमॉन ने निर्देश दिया। निंग तलवार महल में लौट आया, फिर विश्व देवता पिलसिंट और सुयूजी से मिला। मेरे सामने एक जबरदस्त मौका आया है। मैं एक बेहद खतरनाक जगह जा रहा हूँ। अगर तुम मेरे पीछे आओ तो इस बात की बहुत कम संभावना है कि तुम्हें भी कुछ कर्मफल मिलेगा, लेकिन हाँ, जब मैं मरूंगा तो तुम भी मरोगे। निंग ने कहा, क्या तुम मेरे पीछे आओगे या यहीं तलवार महल में रहोगे? मैं आपके पीछे चलूंगा गुरुजी। सुयूजी ने जरा भी संकोच नहीं किया। मुझे 12 महलों की कोई भी तकनीक या गुप्त कला सीखने की अनुमति नहीं है। हाँ, मैं आपका अनुसरण करूंगा गुरु। पिलसेंट ने सहमति जताई। ये देखकर निंग ने धीरे से सिर हिलाया। वह उनसे कोई वादा नहीं कर सकता था। आखिरकार उसने पहले कभी इस वैकल्पिक ब्रह्मांड का दौरा भी नहीं किया था। 3 दिन बाद जी निंग, सोलविंड, फायरसेज, ग्रेटजॉय और स्काईफायर ब्राइट जॉय सभी शाही महल के द्वार के सामने एकत्र हुए। सब लोग। दूसर मानव मूर्ति अचानक निंग और बाकी 4 की ओर बढ़ी।
मैं तुम पांचों को अनुप्रस्थ नाली तक ले जाऊंगी। पुस्तक 27, अध्याय 26, वैकल्पिक ब्रह्मांड में प्रवेश। भूरे रंग की मानव मूर्ति ने पहले शाही महल के सामने स्पेस टाइम ट्रांसफर एरे में कुछ मामूली परिवर्तन किए, फिर उसे सक्रिय कर दिया। जी निंग, सोलविंड, फायसज, ग्रेटजॉय और स्काईफायर को अपने चारों ओर घूमते हुए स्पेस टाइम का एहसास हो रहा था। जल्द ही सब कुछ शांत हो गया। निंग और अन्य लोग अपने नए परिवेश को घूर रहे थे। वे एक विशाल पर्वत की चोटी पर थे जो खाली जगह में हवा में तैर रहा था। पर्वत शिखर के बिल्कुल शीर्ष पर बर्फीले वस्त्र पहने एक सफेद दाढ़ी वाला बूढ़ा बैठा था जिसके सिर पर 6 घुमावदार सींग थे। निंग और अन्य लोगों ने सर्वशक्तिमान हेगेमॉन का असली रूप पहले भी देखा था और उन्होंने तुरंत उस बूढ़े व्यक्ति की आभा को हेगेमॉन की आभा के रूप में पहचान लिया। उन्होंने तुरंत सम्मानपूर्वक प्रणाम किया। हेगेमॉन, ये स्थान अनुप्रस्थ नाली है। सफेद दाढ़ी वाले बूढ़े व्यक्ति ने पहाड़ के बीचों बीच एक जगह की ओर इशारा किया। पहली नजर में ये बिल्कुल साधारण लग रहा था, लेकिन ध्यान से देखने पर वहां से धुंधली संकेंद्रित अंतरिक्ष समय तरंगों की एक श्रृंखला दिखाई दी जो अविश्वसनीय शक्ति का आभामंडल उत्सर्जित कर रही थी। अगर यह अनुप्रस्थ नाली उनके अंदर ही ढह जाए तो शायद वे सभी नष्ट हो जाएंगे। एक बार जब आप वैकल्पिक ब्रह्मांड में प्रवेश कर जाएंगे तो ट्रूसोल टावर और हॉट लैंप जैसी वस्तुएं भी यह पता नहीं लगा पाएंगी कि आप जीवित हैं या नहीं। साधारण जीवन चिन्हों की तो बात ही छोड़ दीजिए, सफेद दाढ़ी वाले बुजुर्ग ने कहा। आखिरकार ये दो बिल्कुल अलग ब्रह्मांड हैं। लेकिन हाँ, अगर आपने किसी तरह की क्लोनिंग तकनीक का प्रशिक्षण लिया है तो आप इस ब्रह्मांड में एक क्लोन छोड़ सकते हैं। अगर बाकी सभी क्लोन नष्ट हो जाते हैं तो आप अपने बैकअप क्लोन से उन्हें फिर से बना सकते हैं। ये जानने का एक तरीका है कि आप जीवित हैं या नहीं। ठीक है, निंग और बाकी सभी ने सिर हिलाया। हृदय दीप और सच्ची आत्मा के टावर सीधे व्यक्ति की सच्ची आत्मा से जुड़े होते थे। अगर कोई सबसे घातक स्थान में भी प्रवेश कर जाए तब भी वे उसकी सच्ची आत्मा की उपस्थिति का आभास कर सकते थे। अफसोस, अगर आप किसी वैकल्पिक ब्रह्मांड में प्रवेश कर जाते तो वे बेकार होते। जीवन गोलियां किसी के जीवित होने या न होने का पता लगाने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली सबसे सरल और आम वस्तुएं थीं। कई विशेष स्थान जीवन गोलियों के प्रभाव को पूरी तरह से रोकने में सक्षम थे। वास्तव में इतनी अधिक दूरी भी जीवन गोलियों के काम करने को असंभव बनाने के लिए पर्याप्त होती थी। इस वैकल्पिक ब्रह्मांड की यात्रा में कोई भी तुम्हारी मदद नहीं कर पाएगा। सब कुछ तुम पर निर्भर होगा, सफेद दाढ़ी वाले बुजुर्ग ने कहा। अंदर जाओ। नाली में प्रवेश करने के बाद ध्यान रखना कि बस आगे बढ़ना है और बहाव के साथ चलना है। समझ गया, निंग और बाकी चारों ने स्वीकार किया। फिर वे सभी उन साधारण सी दिखने वाली संकेंद्रित स्पेस टाइम तरंगों की ओर मुड़े। जैसे ही पांचों तरंगों के करीब पहुंचे उन्हें तुरंत ऐसा लगने लगा जैसे उन्हें किसी शक्तिशाली स्पेस टाइम भंवर में घसीट लिया गया हो। अनुप्रस्थ मार्ग से यात्रा का आरंभ काफी शांत और सुकून भरा रहा। हालांकि जल्द ही निंग और अन्य लोगों को यह एहसास हुआ कि कैसे स्थान और समय उनके चारों ओर घूम रहे थे और विकृत हो रहे थे, और साथ ही वे कई नियम भी जिन्हें उन्होंने सहज ही मान लिया था। यह एक बेहद दुखद एहसास था, यहाँ तक कि उनकी सच्ची आत्माएं भी घुटन और घुटन महसूस कर रही थीं। चलो तेजी से चलें, राजकुमार ग्रेटजॉय ने गुर्राते हुए कहा। आगे बढ़ो, निंग ने आग्रह किया। वे सभी अपनी उबकाई को दबाते हुए तेजी से आगे की ओर उड़े। उनके सामने एक अंधेरी सुरंग थी जो स्पेस टाइम भंवरों के छल्लों से बनी थी। काली सुरंग का कोई निकास नहीं था और दोनों ब्रह्मांडों के नियम पूरी सुरंग में लागू थे। शुक्र है कि निंग और बाकी लोग अभी तक डाउनलॉर्ड स्तर तक नहीं पहुंचे थे, इसलिए उन्होंने जो गड़बड़ी पैदा की वह काफी कम थी। अगर किसी सच्चे डाउनलॉर्ड ने इस अनुप्रस्थ नाली का इस्तेमाल करने की हिम्मत की होती तो बहुत मुमकिन था कि दोनों ब्रह्मांडों के दो अलग अलग नियम उसे कुचलकर मार डालते। फुफ, निंग और अन्य लोग तेज गति से आगे की ओर उड़ते रहे। ये सुरंग इतनी लंबी क्यों है? यह अनुप्रस्थ नाली कितनी लंबी है? इसका तो कोई अंत ही नहीं दिखता। निंग और बाकी लोग अब तक 2 घंटे से ज्यादा समय से उड़ रहे थे, लेकिन वे अभी भी उस अंधेरी सुरंग में फंसे हुए थे। उन सभी को काफी मिचली आ रही थी, लेकिन कम से कम उनकी जान जाने का खतरा तो नहीं था। वे सभी इस असहजता को झेलने में सक्षम थे। हाथलॉर्ड सोलविंड ने मन ही मन दूसरों को संदेश भेजा। हेगेमॉन ने हमें सुरंग में प्रवेश करने के बाद बस आगे बढ़ते रहने को कहा है। चलो इसी तरह उड़ते रहें। देर सवेर हम निकास द्वार तक पहुंच ही जाएंगे। ठीक है, वाटरलॉर्ड फायसज ने भी सिर हिलाया। एक अनुप्रस्थ मार्ग जो दो ब्रह्मांडों को जोड़ता है। आज मैंने आखिरकार ऐसी चीज अपनी आंखों से देखी है। राजकुमार ग्रेटजॉय जोर से हंसे। वे पांचों आगे की ओर उड़ते हुए बातें करते रहे, लेकिन जल्द ही उनके पास बात करने के लिए विषय समाप्त हो गए और इसलिए वे चुपचाप उड़ते रहे। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन। निंग ने कभी सोचा भी नहीं था कि यह अनुप्रस्थ मार्ग इतना लंबा होगा। अगर ये सामान्य उड़ान होती तो उसे कोई आपत्ति नहीं होती, लेकिन यह एक ऐसी जगह थी जहां दो ब्रह्मांडों के नियम आपस में टकरा रहे थे। यहाँ हर पल एक पूरे दुखी साल जैसा लग रहा था। सर्वशक्तिमान हेगेमॉन ने उन्हें इसके बारे में क्यों नहीं आगाह किया? शायद वह इसका इस्तेमाल उनके दिलों और इच्छाओं को शांत करने के लिए करना चाहता था। पलक झपकते ही पूरे 3 साल बीत गए। रुको, वह क्या है? क्या यह निकास है? मुझे लगता है कि यही निकास है। निंग और बाकी लोग चुपचाप उड़ रहे थे कि अचानक उन सबके चेहरे पर खुशी के भाव उभर आए। उन्होंने आगे कुछ रोशनी चमकती देखी जो अनुप्रस्थ नाली के नीरस अंधेरे को चीर रही थी। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि उन चमकती रोशनी के आगे कुछ है भी या नहीं। ऐसा लग रहा था मानो वे अंत तक पहुंच गए हों। उड़ते रहो, उनके पास सीधे प्रकाश की ओर उड़ने के अलावा कोई और विकल्प नहीं था। फुश 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 फुश।
फुश, वे पांचों अंधेरे से बाहर उड़ गए। ये कौन सी जगह है? पांचों ने खुद को भटकते हुए आदिम अराजकता के क्षेत्र में पाया। उनके सामने एक विशाल अराजकता तारा था जो आग के एक विशाल गोले की तरह धधक रहा था। इसकी निकटता के कारण आसपास का क्षेत्र इस अराजकता तारे से काफी प्रकाशित था। निंग और अन्य लोग पीछे मुड़कर देखने लगे तो उन्हें एक विशाल स्थानिक भंवर दिखाई दिया। मुझे लगता है कि ऐसे बहुत कम लोग होंगे जो इस स्थानिक भंवर में प्रवेश करने का साहस करेंगे, हार्टलॉर्ड सोलिविन ने हंसते हुए कहा। निंग ने सिर हिलाया। वह स्वयं एक स्थानिक भंवर के माध्यम से त्रिलोकों को छोड़कर बैडलैंड्स क्षेत्र में पहुंचा था। अनंत प्रदेशों में ऐसे कई भंवर थे, लेकिन चूंकि अधिकांश प्राकृतिक रूप से निर्मित थे, इसलिए उनमें अक्सर अज्ञात खतरे छिपे होते थे। सामान्यतः साधक उनमें से किसी एक में अपनी जान जोखिम में डालने की हिम्मत नहीं करते थे, लेकिन जाहिर है ओल्ड मैन युआन या गॉडफाइंड विद अ स्पाइक जैसे लोग हमेशा ही भंवरों में घुस जाते थे क्योंकि उनका पीछा किया जा रहा था और उनके पास भागने के लिए और कोई जगह नहीं थी। उनके पास सबसे खतरनाक जगहों में भागने के अलावा कोई चारा नहीं था। भले ही वे बच गए, लेकिन भाग्यशाली रहे। दूसरी तरफ तो खुद हेगेमॉन है। राजकुमार ग्रेटजॉय ने भी मन ही मन हंसी उड़ाई। क्या आप सब इसे महसूस कर सकते हैं? स्काईफायर ब्राइटशो की आंखें बंद थीं और उसने अपनी इंद्रियां भेजीं। ये सच है, इस जगह के कई प्रमुख तत्व हमारे से अलग हैं। निंग भी स्थानीय प्रमुख तत्वों के साथ तालमेल बिठा रहा था। ये स्थान अनंत प्रदेशों के समान था, क्योंकि दोनों में तलवार का एक प्रधान सार, अग्नि का एक राजकुमार सार, जल का एक प्रधान सार, बिजली का एक प्रधान सार, अंतरिक्ष का एक प्रधान सार और कई अन्य प्रकार के प्रधान सार थे। ये प्रधान सार विशाल पत्थर के स्तंभों की तरह थे जो उस पूरे ब्रह्मांड को थामे हुए थे जिसमें वे स्थित थे, और इन प्रधान सारों की सबसे बाहरी तरंगों को साधक महसूस कर सकते थे और उनसे तालमेल बिठा सकते थे। इस दृष्टि से चीजें बिल्कुल वैसी ही थीं जैसी अनंत प्रदेशों में थीं। इस प्रकार साधना भी एक समान प्रक्रिया थी। हालांकि मूल तत्वों के अंदर चीजें बहुत अलग थीं। अनंत प्रदेशों में तलवार का मूल सार अधिक व्यापक और विशाल है। इस वैकल्पिक ब्रह्मांड में तलवार का मूल सार अधिक संयमित लेकिन अधिक क्रूर भी प्रतीत होता है। निंग ने सोचा। वे पांचों लोग उत्सुकतापूर्वक स्थानीय प्रमुख तत्वों के साथ तालमेल बिठा रहे थे। हमारे तारा मानचित्रों के अनुसार हमारा वर्तमान स्थान आकियस क्षेत्र से काफी दूर है। चलिए सज्जनों, आगे बढ़ते हैं, वाटरलॉर्ड फायरसेज ने कहा। हाँ, अब चलने का समय हो गया है। हमारी यात्रा लंबी है। अभी हमारा सबसे महत्वपूर्ण मिशन आकियस क्षेत्र तक सुरक्षित पहुंचना है। चल दर। हालांकि पांचों बहुत आश्वस्त थे और हालांकि आकियस क्षेत्र तक पहुंचने की उनकी संभावनाएं काफी ज्यादा थीं, फिर भी उन्होंने लापरवाही बरतने की हिम्मत नहीं की। उनके स्थान और आकियस क्षेत्र के बीच की दूरी वाकई बहुत ज्यादा थी, क्योंकि आकियस क्षेत्र इस पूरे वैकल्पिक ब्रह्मांड का केंद्र था और सचमुच अवर्णनीय रूप से विशाल था। उनके तारा मानचित्रों के अनुसार निंग के समूह को अनुप्रस्थ मार्ग से आकियस क्षेत्र तक पहुंचने में कम से कम 1500 वर्ष लगेंगे। उन्हें 3000 से ज्यादा क्षेत्रों से होकर गुजरना पड़ा होगा। विश्व स्तरीय साधक इतनी लंबी यात्रा करने को लगभग कभी तैयार नहीं होंगे, क्योंकि यह बेहद खतरनाक होगी। कौन जाने वे कब नष्ट हो जाएं। उन्हें निकटतम स्पेस टाइम ट्रांसफर एरे तक पहुंचने में 2 महीने लगे। यहाँ के स्पेस टाइम ट्रांसफर एरे अनंत प्रदेशों के एरे से काफी मिलते जुलते थे। स्पष्ट रूप से दोनों ब्रह्मांडों में साधना प्रणालियां बहुत समान थीं। चाहे उड़ान भरकर, टेलीपोर्ट करके या स्पेस टाइम ट्रांसफर एरे का इस्तेमाल करके, ये समूह 100 साल से भी ज्यादा समय तक वैकल्पिक ब्रह्मांड में आगे बढ़ता रहा। अंततः वे एक विशिष्ट अराजकता ग्रह पर पहुंचे जो उस स्पेस टाइम ट्रांसफर एरे का केंद्र था जिससे उन्हें गुजरना था। इस ग्रह पर एक गहरी घाटी के भीतर कई संपदाएं थीं जहां अन्य विश्व स्तरीय साधक निवास करते थे। क्रैकल पॉप। एक व्यक्ति झील के किनारे कमल की मुद्रा में बैठा था। उसका पूरा शरीर आग की लपटों से घिरा हुआ था, जिससे आसपास की मिट्टी या घास को कोई नुकसान नहीं हो रहा था। स्वूश। दूर से एक प्रकाश की किरण उसकी ओर उड़ी। ये हरे बालों वाला एक विश्व देवता था जो अपनी पीठ पर एक विशाल कुल्हाड़ी लिए हुए था और जिससे अपार शक्ति का आभामंडल निकल रहा था। 5 विश्व स्तरीय साधक आ गए हैं, हरे बालों वाले विश्व देवता ने गुर्राहट के साथ कहा। ओह, पांचों ने हमारे इलाके में घुसने की हिम्मत की। क्या उनकी पृष्ठभूमि असाधारण है? जलती हुई आकृति ने पूछा। वे बाहरी लोग होंगे। मैंने उन्हें पहले कभी नहीं देखा, हरे बालों वाले विश्व देवता ने कहा। पहले कभी नहीं देखा? हमें अपने आसपास के 10-10 प्रदेशों के सभी विश्व स्तरीय साधकों को जानना चाहिए। अगर हम उन्हें नहीं जानते तो वे जरूर बहुत दूर से आए होंगे। जलती हुई आकृति ने कर्कश ठहाका लगाया। दूसरे नेताओं को खबर दो, इन बाहरी लोगों को मारने की तैयारी शुरू करो। हमने उन्हें खोज लिया है, इसलिए मैं पूरा हिस्सा लेने पर जोर देता हूँ। समझ गया, हरे बालों वाले विश्व देवता ने आदरपूर्वक कहा। अब तक हमने 300 से ज्यादा विश्व स्तरीय साधकों को मार डाला है। फिर भी ये काफी नहीं है। हम अपने 1000 के कोटे के आसपास भी नहीं हैं। जलती हुई आकृति ने धीरे से सोचा। पुस्तक 27, अध्याय 27, घात लगाकर हमला। निंग का 5 सदस्यीय दस्ता इस अराजकता ग्रह पर उतरा। वे अंतरिक्ष समय स्थानांतरण सरणी के हृदय को दूर से देख पा रहे थे। इस वैकल्पिक ब्रह्मांड में साधक वस्तु विनिमय के लिए अराजकता अमृत और अराजकता रत्नों का भी उपयोग करते थे। रुको। एक सुंदर महल के सामने खड़े एक ज्येष्ठ देव ने अचानक उन पर गर्जना की। हालांकि उनसे पहले के 5 विश्व स्तरीय साधक थे और हालांकि वह केवल एक ज्येष्ठ देव थे, फिर भी वे एक ब्रह्मांड व्यापी संगठन के प्रतिनिधि थे जो इस पूरे ब्रह्मांड पर शासन करता था, जिसे विनाश का चर्च कहा जाता था।
इस वैकल्पिक ब्रह्मांड का प्रत्येक अंतरिक्ष समय स्थानांतरण तंत्र विनाश के चर्च द्वारा शासित था। कोई भी बड़ी शक्ति चर्च ऑफ एनिहिलेशन की शक्ति और प्रतिष्ठा को चुनौती देने की हिम्मत नहीं कर सकती थी। इस ब्रह्मांड में चर्च ऑफ एनिहिलेशन एक अत्यंत उत्कृष्ट और सर्वोच्च संगठन था। हम क्रिकेट के स्टार के पास जा रहे हैं, हार्टलॉर्ड सोलविंड ने मुस्कुराते हुए कहा। यहाँ वैकल्पिक ब्रह्मांड में स्थानीय लोगों से मिलना और उनसे बात करना आमतौर पर सोलविंड की जिम्मेदारी थी। स्पेस-टाइम ट्रांसफर एरे अभी रखरखाव के अधीन है, इसे सक्रिय होने में आधा महीना लगेगा, बड़े देवता ने कहा। आधा महीना? निंग और बाकी लोग एक दूसरे को देखने लगे, बिल्कुल असहाय महसूस कर रहे थे। स्पेस-टाइम ट्रांसफर एरे को वाकई रखरखाव और मरम्मत की जरूरत होती है। अगर इनका उचित रखरखाव न किया गया तो ये प्राचीन उपकरण धीरे धीरे खराब होने लगेंगे। निंग के समूह के पास अभी वहां से निकलने के अलावा कोई चारा नहीं था। वे कुछ 100 किलोमीटर दूर एक खूबसूरत पहाड़ी घाटी में उतरे। चलो यहाँ आधे महीने तक प्रतीक्षा करें, हार्टलॉर्ड सोलविंड ने कहा। विनाश का चर्च वाकई अद्भुत है। ये वास्तव में इस पूरे वैकल्पिक ब्रह्मांड पर पूर्ण नियंत्रण करने में सक्षम था। अंतहीन क्षेत्र हमारे अपने ब्रह्मांड का एक हिस्सा मात्र है, लेकिन फिर भी यह कई अलग अलग संगठनों में विभाजित है, राजकुमार ग्रेटजॉय ने मन ही मन कहा। वह आह भरने से खुद को रोक नहीं पाए। अंतहीन क्षेत्रों में 99% से ज्यादा लोग दाव गठबंधन के हैं, लेकिन दाव गठबंधन कई अलग अलग जगहों पर फैला हुआ है। हर कोई स्वतंत्र रूप से काम करता है, कुछ प्रशिक्षण और कुछ लड़ाई के साथ। जहां तक स्पेस टाइम ट्रांसफर एरे की बात है, स्थानीय स्कूलों और संप्रदायों को उन्हें चलाने की अनुमति है। निंग भी हंसा। दाव गठबंधन काफी शांत था, लेकिन इसीलिए निंग को पसंद था। वह आजादी देता था और अशासन के सिद्धांत पर शासन करता था। साधक स्वभाव से ही स्वतंत्रता चाहते हैं, सोलिविंड ने कहा। ब्राइट शो साम्राज्य इतना एकीकृत इसलिए है क्योंकि सर्वशक्तिमान हेगेमॉन इतना शक्तिशाली है कि वह बाकी सभी को पूरी तरह से पराजित कर सकता है। एओनियन इतने एकीकृत इसलिए हैं क्योंकि अगर वे एकीकृत नहीं हुए तो एक जाति के रूप में उनका सफाया हो जाएगा। दाव गठबंधन बहुत ज्यादा शक्तिशाली है, इसलिए अगर उन्हें जीवित रहना है तो उन्हें एकीकृत होना ही होगा। अन्य शीर्ष स्तरीय संगठनों के एकीकृत होने का कारण ये भी है कि उनकी संख्या कम है, वे एकीकृत नहीं हो सकते। और यह वैकल्पिक ब्रह्मांड? फायसज ने पूछा। निंग भी उत्सुक था। इस ब्रह्मांड का पूरी तरह एकीकृत होना सचमुच अकल्पनीय है। बिल्कुल, वे पांचों असाधारण व्यक्तित्व वाले थे। भविष्य में यदि वे अपनी साधना में कड़ी मेहनत करते तो वे सचमुच राक्षसी डाउनलॉर्ड बन जाते। वे सभी बहुत ही स्वाभिमानी व्यक्ति थे, लेकिन वे इस संगठन के प्रति अत्यधिक प्रशंसा और विस्मय महसूस करते थे जिसने पूरे ब्रह्मांड पर प्रभुत्व और एकीकरण किया था। वे पांचों चुपचाप वहां इंतजार करते रहे, बातें करते हुए शराब पीते रहे। लेकिन जाहिर है जब वे संवेदनशील मुद्दों पर बात करते थे तो एक दूसरे को मानसिक संदेश भी भेजते थे। अरे, उनके चेहरे एक ही पल में तनावग्रस्त हो गए। धमाका! उनके आसपास की दुनिया बदल गई जब अनगिनत गर्जन करती लहरें एक भयावह दृश्य में उनकी ओर टूट पड़ीं। लहरें सीधे उन पांचों की ओर बढ़ रही थीं और उन अंतहीन लहरों के किनारों पर कई विश्व स्तरीय साधक लहरों पर सवार होकर आगे बढ़ रहे थे। वे निंग के पांचों के समूह को घूर रहे थे, उनकी आंखें जानलेवा इरादों से भरी हुई थीं। हम अभी अभी रास्ते में रोके गए हैं। निंग के समूह को पता था कि क्या हो रहा है। बड़े भाइयों, मुझे इन लहरों को संभालने दो। फायसज गहरे नीले रंग के वस्त्र पहने हुए था और उसका चेहरा गंभीर और ठंडा था। निंग और बाकी तीनों से बात करते समय वह काफी विनम्र था, लेकिन इन हमलावर साधकों के प्रति उसके मन में बर्फीली घृणा के अलावा कुछ भी नहीं था। उसने हाथ हिलाया। धमाका! उसके चारों ओर हर दिशा में साधारण से दिखने वाले काले पानी का एक घेरा फैलने लगा। काले पानी का घेरा गर्जन करती लहरों से आसानी से बचाव करने में सक्षम था। क्या हमने 109 विश्व स्तरीय साधकों का उपयोग करके जो एम्पायरियन दिव्य जल संरचना स्थापित की थी उसे इतनी आसानी से अवरुद्ध कर दिया गया? हमलावर सभी भयभीत और स्तब्ध थे। ब्रेक! फायसज ने एक ठंडी सिसकारी भरी और पानी की गर्जन वाली लहरें अचानक पीछे की ओर धकेल दी गईं, जिससे पूरी संरचना ढह गई। इसका उद्देश्य बस उन्हें किसी भी तरह बांधकर पकड़ना था। अगर हम उन्हें पकड़ नहीं पाए तो हम उन्हें मार ही डालेंगे। एक सुनहरे पंखों वाले विश्वदेव ने दूसरों को मानसिक आदेश दिए। हालांकि वह समझ सकता था कि फायसज से निपटना आसान नहीं है, फिर भी उसे अपने समूह की क्षमताओं पर पूरा भरोसा था। संख्या में उनकी भारी बढ़त को देखते हुए उसे वास्तव में कोई चिंता नहीं थी। विश्व स्तरीय साधकों का विस्मयकारी समूह अचानक एक अलग संरचना में बदल गया, जिससे उनके बीच धुंधली रोशनी फैल गई। अब वे सभी अपनी संरचना से और भी मजबूत हो गए और निंग के समूह की ओर बढ़ गए। वे सचमुच मौत को दावत दे रहे हैं। राजकुमार ग्रेटजॉय ने अपने बाएं हाथ से थप्पड़ मारते हुए एक ठंडी हंसी निकाली। उनकी बाईं हथेली तुरंत फैलकर 30,000 मीटर बड़ी हो गई और उससे एक चमकदार सुनहरी रोशनी का आभामंडल निकला। ये चमकदार सुनहरी हथेली भयानक गति से घूम रही थी। जैसे ही स्पेस टाइम उसके सामने मुड़ और विकृत हो रहा था। ये स्पष्ट रूप से हमलावरों से काफी दूर थी, लेकिन फिर भी ये किसी तरह एक पल में उनके ठीक सामने प्रकट हो गई। धमाका! 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 सुनहरे तार के स्पर्श से प्रत्येक विश्व स्तरीय साधक धूल में मिल गया। क्या वह डाउनलॉर्ड है? ये तो डाउनलॉर्ड ही होगा। आखिर हो क्या रहा है? उसमें तो साफ तौर पर विश्व देवता जैसी आभा है। वह वास्तव में एक डाउनलॉर्ड है जो विश्व देवता होने का दिखावा कर रहा है। हमलावर तुरंत डर गए।
स्काईफायर ब्राइट शो हंस पड़ा। काफी हमलावर हैं, मुझे उनसे निपटने दो। ग्वार। स्काईफायर ने अपना मुंह खोला और एक तेज भयंकर दहाड़ लगाए। जैसे ही आग की लपटें निकलने लगीं, लपटों ने तुरंत पूरे क्षेत्र को अपनी चपेट में ले लिया और हर दिशा में फैलने लगीं। ये समझना जरूरी है कि हालांकि राजकुमार ग्रेटजॉय बहुत शक्तिशाली थे, फिर भी उनके हर हथेली के वार से एक बार में लगभग 10 या उससे ज्यादा विश्व स्तरीय साधक ही मारे जा सकते थे। हालांकि आग का ये घेरा हर दिशा में फैल गया, किसी के लिए भी भागने का कोई रास्ता नहीं था। कुछ कमजोर कैओस इमॉर्टल्स तुरंत जलकर राख हो गए, यहाँ तक कि कमजोर शरीर वाले विश्व देवता भी जलकर राख हो गए। तुरंत भाग जाओ, ये 5 विश्व स्तरीय साधक बहुत अधिक शक्तिशाली हैं। वे संभवतः सभी पालौकिक विश्व देवता हैं। हमारी किस्मत इतनी खराब क्यों है? कुछ सबसे शक्तिशाली विश्व देवता, साथ ही वे जिनके पास अच्छी सुरक्षात्मक दिव्य शक्तियां थीं, भीषण आग की लपटों को सहन करने में सक्षम थे। उनमें से लगभग 20 ही बच पाए और तेजी से हर दिशा में भागने लगे। हालांकि उनमें से कुछ अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली थे, फिर भी वे अब निंग के समूह के खिलाफ इस लड़ाई को जारी नहीं रखना चाहते थे। निंग ने देखते हुए सिर हिलाया। स्काईफायर ब्राइट शो ने जो लपटें छोड़ी थीं, वे उसकी कैओस लेवल नोविसिस थंडर तकनीक से थोड़ी ज्यादा शक्तिशाली लग रही थीं। स्काईफायर, मुझे तुम्हारी मदद करने दो। निंग ने ठहाका लगाया। वूश। दाव बिजली की 7 धारियां और दाव जल की 7 धाराएं तुरंत फैलकर 10 लाख किलोमीटर के क्षेत्र को घेर लिया और अपने प्रभाव क्षेत्र में भाग रहे सभी विश्व देवताओं को अपनी चपेट में ले लिया। दाव बिजली और दाव जल की गति इतनी तेज थी कि उनके पास बचने का कोई रास्ता नहीं था। बिजली और पानी सभी विशाल तलवारों में बदल गए जो आकाश में नाचने लगीं। 10 लाख किलोमीटर का पूरा क्षेत्र अराजक शक्ति के एक विशाल क्षेत्र में बदल गया। इस क्षेत्र में व्याप्त भयानक शक्तिशाली तलवार इच्छा ने प्रत्येक विश्व देवता के शरीर को चीर डाला, जिसके परिणामस्वरूप उनमें से कई बिजली की तलवार इच्छा और जल की तलवार इच्छा की टकराहट और घर्षण शक्ति से धूल में मिल गए। ऐसा लग रहा था जैसे किसी विशाल चक्की के पाट ने उन्हें टुकड़े टुकड़े कर दिया हो। यिन यांग तलवार क्षेत्र अपनी अधिकतम शक्ति पर प्रथम चरण के डाउनलॉर्ड्स को भी शीघ्र ही नष्ट कर सकता था। अगर निंग इस क्षेत्र का विस्तार 10 लाख किलोमीटर तक कर दे, तब भी प्रथम चरण के डाउनलॉर्ड्स को भारी क्षति पहुंचेगी। इन विश्व स्तरीय साधकों की तो बात ही छोड़ दीजिए। भाई डार्कनॉर्थ, तुम्हारा क्षेत्र सचमुच बहुत दुर्जेय है। मुझे पीछे छूटे लोगों को खत्म करने दो। हाथलॉर्ड सोलविंड हंसा, फिर अपनी नजर उन 2 विश्व देवताओं पर घुमाई जो बहुत दूर निकल आए थे और अभी भी भागने की कोशिश कर रहे थे। वे इतने शक्तिशाली क्यों हैं? यहाँ तक कि हमारे पालौकिक विश्व देवता भी नष्ट हो गए। लेकिन ये 5 लोग कहाँ से आ गए? यिन यांग तलवार क्षेत्र से बच निकलने में कामयाब रहे 2 विश्व देवता अब तक बुरी तरह डर गए थे। उन दोनों में से एक पालौकिक विश्व देवता था, जबकि दूसरा केवल एक सर्वोच्च विश्व देवता था। उनमें एक समानता ये थी कि दोनों में अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली सुरक्षात्मक दिव्य क्षमताएं थीं। उनके लिए उस क्षेत्र से बचकर निकलने का कोई रास्ता नहीं था, लेकिन उनके शरीर इतने मजबूत थे कि वे कुछ पल और जीवित रह सके। क्या हो रहा है? मैं मौत, प्यारी मौत। एक बार मैं मर जाऊं तो मुझे कोई चिंता नहीं रहेगी। धमाका धमाका, दोनों विश्व देवता एक साथ पूरी तरह से निर्जीव होकर जमीन पर गिर पड़े। हाथलॉर्ड सोलविंड के होंठ थोड़े ऊपर की ओर मुड़े हुए थे। वे दोनों ही कुलीन विश्व देवता थे, लेकिन तुम उन दोनों को आत्महत्या करने पर मजबूर कर पाए। सोलविंड, प्रशंसनीय प्रशंसनीय। निंग ने सिर हिलाया। दोस्तों, तुम्हारे हमलों से वे बुरी तरह डर गए थे और निराशा की कगार पर पहुंच गए थे, इसीलिए मेरे लिए उनसे निपटना इतना आसान था। हाथलॉर्ड सोलविंड मुस्कुराया। हालांकि निंग और अन्य 3 लोग अभी भी जो कुछ हुआ था उससे सदमे में थे। एक विश्व देवता को आत्महत्या के लिए मजबूर करने की क्षमता। हालांकि वे चारों प्रभावशाली थे, लेकिन उनमें से कोई भी ऐसा करने में सक्षम नहीं था। सच्चे हृदय बल साधक वाकई भयानक थे। उन 5 ने जल्दी से युद्ध क्षेत्र को साफ कर दिया, लाशों को हटा दिया और लूट का माल बांट लिया। ये विश्व स्तरीय साधक बुरे नहीं थे, वे काफी मजबूत थे। राजकुमार ग्रेटजॉय ने भौहें चढ़ाईं। वास्तव में 10 से ज्यादा सर्वोच्च विश्व देवता और 3-4 पालौकिक विश्व देवता थे। इतने सारे पालौकिक विश्व देवताओं का होना कोई मायने नहीं रखता, है ना? पुस्तक 27, अध्याय 28। कारण। वैकल्पिक ब्रह्मांड हमारे ब्रह्मांड से काफी मिलता जुलता है। जी निंग को भी लगा कि कुछ गड़बड़ है। तार्किक रूप से कहें तो 1000 में से 1 से भी कम विश्व देवता शक्ति के पालौकिक स्तर तक पहुंच पाए होंगे। 100 विश्व स्तरीय साधकों के इस समूह में इतने सारे सर्वोच्च विश्व देवता और 3-4 पालौकिक विश्व देवता होना समझ से परे है। आखिर ये कहाँ से आए? निंग और बाकी 4 ने बिना किसी प्रयास के समूह पर अपना दबदबा बना लिया था। उन्हें पलटवार करने का कोई मौका नहीं दिया और फिर हार गए। इस प्रकार निंग का समूह केवल इस बात का सामान्य अनुमान ही लगा पा रहा था कि वे कितने मजबूत थे। मुझे एक नजर देखने दो। स्काईफायर ब्राइट शो तुरंत आसमान में उड़ गया। फिर उसने अपनी निगाहें पूरे अराजकता ग्रह पर डाली। उसकी आंखें आग से धधक रही थीं। मुझे अराजकता ग्रह के दूसरी ओर देखने दो। अराजकता ग्रह एक गोलाकार था और ग्रह के दूसरी ओर उन्हें ढेर सारी संपत्तियां मिलीं। उन्हें उस जगह पर रहना चाहिए। सोलविंड ने अपनी नजर नीचे की ओर उठाई। और मुझे कुछ प्रतिबंधात्मक संरचनाएं दिखाई दे रही हैं। उस जगह को देखने के लिए ईश्वर ज्ञान का इस्तेमाल करना संभव नहीं है। हमने विश्व स्तरीय 126 साधकों को मार डाला, लेकिन वहां लगभग 150 जागीरें हैं। निंग ने भौहें चढ़ाईं। क्या अभी और भी हैं? प्रिंस ग्रेटजॉय ने कहा। अगर ऐसा होता भी तो वे भाग जाते।
यह अनुमान सही था। 19 विश्व स्तरीय साधकों का एक समूह आदिकालीन अराजकता के एक खाली हिस्से में छिपा हुआ था। एक दूसरे को देखते हुए उन सभी के चेहरों पर कुरूपता के भाव थे। उनकी आंखों में भय और खुशी दोनों दिखाई दे रहे थे। शुक्र है कि मुख्यालय पर निगरानी रखने की जिम्मेदारी हमारी थी। ये बहुत भयानक था। वो सारी जीवन रक्षक गोलियां एक पल में गायब हो गईं। उनमें से कोई भी जिंदा नहीं बचा। जब उन्होंने उन सभी जीवन पट्टिकाओं को एक ही क्षण में टूटते हुए देखा तो वे एक बार फिर भय से भर गए। विश्व स्तरीय सभी साधक जीवन पट्टिकाएं पीछे छोड़ गए थे ताकि दूसरों को पता चल सके कि वे जीवित हैं या नहीं। अभी अभी जब ये समूह अपने मुख्यालय में इकट्ठा हुआ था तो उन्हें ये देखकर आश्चर्य हुआ कि कुल 126 जीवन पट्टिकाएं एक ही पल में चकनाचूर हो गईं। यहाँ तक कि उन भयानक रूप से शक्तिशाली पालौकिक विश्व देवताओं की जीवन पट्टियां भी, जिनसे वे भयभीत थे, तुरंत चकनाचूर हो गईं। यह एक पूर्ण नरसंहार था। हालांकि उन्होंने युद्ध को प्रत्यक्ष रूप से नहीं देखा था, लेकिन जीवन चिन्हों का व्यापक विनाश उनके लिए यह अनुमान लगाने के लिए पर्याप्त था कि क्या हुआ था। वे इतने भयभीत थे कि वे तुरंत अपने मुख्यालय से भाग गए और बचने के लिए एक स्थानिक टेलीपोर्टेशन का उपयोग किया। उनमें से कुछ के पास अत्यंत शक्तिशाली सुरक्षात्मक दिव्य क्षमताएं थीं। तार्किक रूप से कहें तो अगर उन पर डाउनलोड्स का हमला भी होता तो उन्हें बस बंदी बनाकर जादुई खजानों में खींच लिया जाता और धीरे धीरे पीस दिया जाता। लेकिन वे सभी जीवन पट्टिकाएं पलक झपकते ही चकनाचूर हो गईं। आखिर वे किस मुसीबत में फंस गए? वे 5 विश्व स्तरीय साधक। क्या उनके बीच कोई बड़ी शक्ति छिपी हुई थी? भाग्यशाली बचे लोग बेतहाशा अटकलें लगाते रहे, लेकिन अटकलों से आगे नहीं बढ़ पाए। वे उस जगह पर दोबारा लौटने की हिम्मत कभी नहीं कर पाए और इस तरह ये दुर्जेय स्थानीय संगठन गायब हो गया और फिर कभी उसका नामोनिशान नहीं दिखा। विश्व स्तरीय साधकों का ये समूह सचमुच बहुत शक्तिशाली था। दुर्भाग्यवश वे नींद के 5 लोगों के समूह से टकरा गए। ये पांचों विलक्षण प्रतिभाओं में सबसे विलक्षण प्रतिभावान थे। इन पांचों के अलावा किसी और के लिए भी इस समूह से निपटना बेहद मुश्किल होता, इस बात के डर से कि कहीं इस मामले के अप्रत्याशित परिणाम न हों। निम्न के समूह ने अस्थायी रूप से आदिम अराजकता के एक खाली क्षेत्र में छिपने का फैसला किया, जबकि राजकुमार ग्रेटजॉय चुपके से मामले की जांच कर रहे थे। मेरी क्षमताओं को देखते हुए दाउलॉर्ड्स भी मेरे कार्यों का पता नहीं लगा पाएंगे जब तक कि वे स्पेस टाइम के दाव में मुझसे भी अधिक शक्तिशाली न हों। स्पेस टाइम पर महारत के मामले में राजकुमार ग्रेटजॉय की विशेषज्ञता का स्तर दूसरे चरण के कई दावलॉर्ड से भी बेहतर था, जो स्पेस टाइम के दाव में विशेषज्ञ थे, और जो लोग विशेष रूप से कुशल नहीं थे उनके बारे में तो चौथे चरण के दावलॉर्ड्स भी कोई सुराग नहीं खोज पाएंगे। यही कारण था कि स्पेस टाइम का दाव इतना भयानक दाव था। ऐसा लग रहा है कि कुछ भी नहीं हो रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे यह एक साधारण डकैती के प्रयास से ज्यादा कुछ नहीं था। डाकू हर ब्रह्मांड में आम थे और ब्राइट शो साम्राज्य में भी कई थे। अनंत प्रदेशों में भी विश्व स्तरीय साधक थे जो दूसरों को लूटने और लूटने में आनंद लेते थे। ये खजाने हासिल करने का सबसे तेज तरीका था। दाउलॉर्ड्स द्वारा छोड़े गए खंडहरों में साहसिक कार्य करने से कहीं ज्यादा तेज और सुरक्षित। एक पर्याप्त रूप से तैयार घात अज्ञात क्षेत्रों में साहसिक कार्य करने से कहीं ज्यादा सुरक्षित था। समय धीरे धीरे बीतता गया। निम का समूह आगे बढ़ता रहा और एक के बाद एक इलाके से गुजरते हुए पहले से भी ज्यादा सावधानी बरतता रहा। इसके बावजूद उन्हें एक और घात का सामना करना पड़ा। हालांकि वे बेहद सावधानी से आगे बढ़ रहे थे, फिर भी उन्हें लगातार 2 घातों का सामना करना पड़ा। नतीजों की बात करें तो कोई भी आश्चर्य की बात नहीं थी। जो कोई भी निम्न के समूह पर घात लगाने की हिम्मत करता था वह निश्चित रूप से मौत को दावत दे रहा था। गड़गड़ाहट। 3 विश्व देवता पानी की एक विशाल लहर में बह गए और जमीन पर हिंसक रूप से टूट गए। टक्कर के जोर से धरती कांप उठी और फट गई। तीनों विश्व देवता जल्दी से उठ खड़े हुए और फिर भयभीत होकर उन 5 विश्वस्तरीय साधकों को देखने लगे जो धीरे धीरे आकाश से उन पर उतर रहे थे। वे बहुत शक्तिशाली हैं, अरे बहुत ज्यादा मजबूत। विश्व देवता इतने शक्तिशाली कैसे हो सकते हैं? तीनों विश्वदेवों की आंखें भय से भर गईं। उन्होंने जो कुछ देखा था उसे वे कभी नहीं भूल पाएंगे। वह भयानक उंगली कला, उंगली के हर एक झटके ने विश्व स्तरीय साधकों को नष्ट कर दिया था। उस भयानक लहर ने उनमें से आधे से ज्यादा को पल भर में कुचलकर मार डाला था। जो भागना चाहते थे वे बिजली के तेज झटकों से मारे गए। अंत में केवल वे 3 ही बच पाए, और वह भी सिर्फ इसलिए क्योंकि उनके शत्रुओं ने उन्हें जीवित रहने दिया। अब जाकर उन्हें यह एहसास हुआ कि विश्व स्तर के साधकों के लिए शक्ति के ऐसे स्तर तक पहुंचना संभव है। तुम जीवित रह सकते हो, राजकुमार ग्रेटजॉय ने ठंडे स्वर में कहा, लेकिन तुम्हें मेरी बात माननी होगी। हाँ हाँ, तीनों विश्व देवताओं ने जल्दी से सिर हिलाया। तुम जीवन भर की कसम खाओ कि आज जो कुछ हुआ वह तुम कभी किसी को नहीं बताओगे। इसके अलावा कसम खाओ कि हम जो भी सवाल पूछेंगे उसका तुम ईमानदारी से जवाब दोगे। राजकुमार ग्रेटजॉय ने गंभीरता से आदेश दिया। हाँ। तीनों विश्वदेवों ने जवाबी कार्रवाई या बहस के बारे में सोचा भी नहीं, क्योंकि वे सभी आज्ञाकारी रूप से जीवन रक्त की शपथ ले रहे थे। तीनों ने धूसर कवचधारी वस्त्र पहने हुए थे। आमतौर पर इन धूसर वस्त्रधारी साधकों को दूसरे साधक दुस्वप्न समझते थे, लेकिन आज वे अपने बंदी बनाने वालों के प्रति अत्यंत श्रद्धा से भर गए थे। उन्होंने अपने धूसर कवचधारी वस्त्र उतार दिए और अपने सिर नीचे कर लिए, क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं उनके सामने खड़े 5 लोग नाराज न हो जाएं। तुमने हमें रोकने की कोशिश क्यों की? राजकुमार ग्रेटजॉय ने निंग और अन्य लोगों को देखते हुए पूछा। तुम लोग सिर्फ 5 थे और तुम सब विश्व स्तरीय साधक थे। हमें लगा कि तुमसे निपटना आसान होगा। लंबी दाढ़ी वाला एक दुबला पतला आदमी सबसे पहले जवाब देने के लिए दौड़ा।
और कोई वजह नहीं, तुम हमें सिर्फ इसलिए मारने वाले थे क्योंकि हम आसान निशाना थे। राजकुमार ग्रेटजॉय हैरान रह गए और उन्होंने अपनी नजर बाकी दो पर घुमाई। सही, यही मामला है। तीनों ने तुरंत सिर हिलाया। निंग और बाकी लोगों ने एक दूसरे को देखा। पिछले महीने में ये तीसरी बार था जब उन पर घात लगाकर हमला किया गया था। ये समझना जरूरी है कि ट्रांसवर्सल कंड्यूट से आकियस क्षेत्र तक पहुंचने में उन्हें लगभग 1000 साल लगेंगे। हर दशक में एक बार उन पर घात लगाकर हमला होना तो ठीक था, लेकिन एक ही महीने में 3 बार घात लगाकर हमला करना बेमानी था। और फिर भी जाहिर है ये हाईवे पर डकैती की एक सामान्य कोशिश से ज्यादा कुछ नहीं था। एक महीने में हम पर 3 बार घात लगाकर हमला किया गया। प्रिंस ग्रेटजॉय ने भौहें चढ़ाईं। जानते हो क्यों? तुम्हें नहीं पता? दुबले पतले दाढ़ी वाले विश्वदेवता ने उसकी ओर देखा। बोलो। राजकुमार ग्रेटजॉय की आंखें चमक उठीं, जैसे निंग और अन्य लोगों की आंखें चमक उठीं। 9 गॉडेस्टार्स की वजह से, कैदी ने जल्दी से कहा। 9 गॉडेस्टार्स ने नए शिष्यों को स्वीकार करने के अपने मानदंडों की औपचारिक घोषणा कर दी है। निंग और बाकी लोगों ने एक दूसरे को देखा। 9 गॉडेस्टार्स एक बहुत बड़ा संगठन था। वे केवल विश्व स्तरीय साधकों को ही नए सदस्य के रूप में स्वीकार करते हैं और आपको उनके साथ जुड़ने के योग्य होने से पहले कम से कम 1000 अन्य विश्व स्तरीय साधकों का व्यक्तिगत रूप से वध करना होगा, दाढ़ी वाले व्यक्ति ने कहा। जब ये खबर फैली तो न केवल 9 देवतारों के आसपास के 18 प्रदेशों में बल्कि आसपास के सैकड़ों प्रदेशों में भी भारी हलचल मच गई। कई अत्यंत शक्तिशाली विश्व स्तरीय साधकों ने अन्य विश्व स्तरीय साधकों का उग्रतापूर्वक शिकार करके उन्हें मारना शुरू कर दिया। यह एक सरासर नरसंहार था। हम जैसे कमजोर साधकों के पास छिपने की कोई जगह नहीं है, इसलिए हमें सुरक्षित रहने के लिए बड़ी संख्या में एक साथ आना होगा। क्या संप्रदाय का सदस्य बनने के लिए आपको 1000 विश्व स्तरीय साधकों को मारना होगा? स्काईफायर ब्राइटशो चौंक गया। ये थोड़ा पागलपन है। हाफलॉर्ड सोलविन ने भौहें चढ़ाईं। ये प्रवेश आवश्यकता? निंग ने अपना सिर हिलाया। 1000 विश्व स्तरीय साधकों को मारना बेहद मुश्किल था। यहाँ तक कि गुलाम बनाए गए शपथबद्ध विश्व स्तरीय दास भी केवल इसलिए सेवा करने को तैयार थे क्योंकि इससे उन्हें जीवित रहने का मौका मिलता था। अगर कोई स्वामी अपने दासों को मारने पर अड़ा रहता तो दास शायद पूरी ताकत से जवाबी हमला करता। अगर दास को किसी भी हालत में मरना ही था तो वह आमतौर पर लड़ते हुए मरना पसंद करता। जब दावलॉर्ड विंडसोर्स मरने वाला होता तो उसके दास अक्सर उसे कोसते और डांटते क्योंकि अब उन्हें किसी बात का डर नहीं था। भले ही आप एक बेहद शक्तिशाली साधक हों, कई लड़ाइयों के बाद कुछ अप्रत्याशित परिवर्तन हो सकते हैं। हो सकता है कि आपने सैकड़ों साधकों को मारने के लिए कड़ी मेहनत की हो और किसी कारणवश खाई में गिरकर मर गए हों। वास्तव में 1000 लोगों को मारना बहुत ही कठिन होगा। आखिरकार सैकड़ों प्रदेशों में 9 गॉडेस्टार्स नंबर 1 संप्रदाय है। दाढ़ी वाले आदमी के बगल में एक बेहद हृष्ट पुष्ट विश्व देवता शल्क कवच पहने हुए था। उसने जल्दी से कहा, 9 गॉडेस्टार्स की 9 प्रमुख शाखाएं हैं और प्रत्येक शाखा का नेतृत्व एक प्रमुख शक्ति करती है जो दावमज के कगार पर है। जहां तक इसके सबसे शक्तिशाली विशेषज्ञ की बात है, वह चर्च ऑफ एनिहिलेशन के कुलीन राजपूतों में से एक माना जाता है। निंग का समूह ये सब जानता था। चर्च ऑफ एनिहिलेशन इस पूरे वैकल्पिक ब्रह्मांड पर नियंत्रण रखता था और एक बहुत बड़ा संगठन था। चर्च ऑफ एनिहिलेशन के पैलाडन्स ऊंचे पदों पर थे और बेहद सम्मानित थे। इस बार 9 देवतारे केवल 18 शिष्यों को ही स्वीकार करेंगे, विश्वदेव ने जल्दी से कहा। अंतिम स्थान भर जाने के बाद वे रुक जाएंगे। मैंने सुना है कि शीर्ष 3 को आकियस पदक दिए जाएंगे और उन्हें पौराणिक आकियस क्षेत्र में भेज दिया जाएगा। आकियस पदक? निंग और अन्य सभी उत्सुक थे। आकियस के पदक बेहद कीमती थे। सर्वशक्तिमान हेगेमॉन ने अपनी इच्छा शक्ति को अनुप्रस्थ मार्ग से भेजा था और कई योजनाएं अपनाई थीं, लेकिन अनगिनत वर्षों में वह उनमें से कुछ ही पदक इकट्ठा कर पाया था। इसीलिए आसपास के प्रदेशों में सब पागल हो गए हैं। न सिर्फ उन्हें शिष्य बनने का मौका मिलेगा, बल्कि उन्हें एक पौराणिक आकियस पदक पाने का भी मौका मिलेगा। आसपास के प्रदेशों के सभी पालौकिक विश्व स्तरीय साधक यहाँ जल्दी से आ गए हैं। हमारे जैसे कमजोर विश्व देवताओं के लिए भागने की कोई जगह नहीं है। दाढ़ी वाले आदमी ने अपना सिर हिलाया। इसीलिए आपको इन प्रदेशों में घात प्रतिघातों का सामना करना पड़ेगा। ज्यादा संभावना है कि यह तभी खत्म होगा जब 9 गॉडेस्टार्स अपना 18वां और अंतिम शिष्य स्वीकार कर लेगा। आखिरकार निंग के समूह को इस बात का जवाब मिल गया कि शक्तिशाली साधकों की इतनी अधिक संख्या क्यों थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि कमजोर साधक सभी मारे जा चुके थे। जो अभी भी जीवित थे वे काफी मजबूत थे और उनमें से कुछ तो अन्य क्षेत्रों से इस स्थान पर तेजी से आए थे। अगर उन्हें पता होता कि हम 5 के पास आकियस पदक है तो मैं सोच भी नहीं सकता कि कितने सारे विश्व देवता हमें घेर कर हमला करने आ जाते। हो सकता है कि दावलॉर्ड्स भी हम पर हमला करने आ रहे हों। स्काईफायर ब्राइटशो ने दूसरों को एक मनोरंजक मानसिक संदेश भेजा। हाँ, हम निश्चित रूप से उन्हें पता नहीं चलने दे सकते। अब जब उन्हें इसके पीछे का कारण पता चल गया तो उन्हें अभी भी कुछ दबाव महसूस हुआ, लेकिन साथ ही वे काफी आराम भी महसूस कर रहे थे। लगता है अगली सदी में हम पर अक्सर हमले होते रहेंगे, राजकुमार ग्रेटजॉय ने संदेश भेजा। सब लोग ज्यादा लापरवाह न हों। इस मामले के पीछे शक्तिशाली 9 देवतारों का संप्रदाय है। अगर हमने उनके विशेषज्ञों का ध्यान आकर्षित किया तो हम बर्बाद हो जाएंगे। ठीक है,
निंग और बाकी सभी ने सिर हिलाया। पुस्तक 27, अध्याय 29, रोमांच। जी निंग और अन्य लोग बहुत सावधान थे। हालांकि 9 देवतारा संप्रदाय ने पहले चरण के दर्जनों डाउनलोड्स को उस जगह पर नजर रखने के लिए भेजा था ताकि कुछ बेहद प्रतिभाशाली विश्व स्तरीय साधकों को घेरने, फंसने और मारे जाने से बचाया जा सके। ये सभी डाउनलोड्स छद्म संसार गोलियों के इस्तेमाल से उस जगह में घुस आए थे। प्रथम चरण के ये डाउनलोड स्थानीय क्षेत्रों में फैले हुए थे और विशेष रूप से तेजस्वी और प्रतिभाशाली विश्व स्तरीय साधकों की गुप्त रूप से तलाश करते रहते थे। अगर उन्हें कोई मिल जाता तो उन्हें पहले ही संप्रदाय में वापस लौटने की अनुमति मिल जाती। घूमते समय वे सक्रिय रूप से अपनी संसार डाउनलोड आभा उत्सर्जित करते थे, जिससे विश्व स्तरीय साधक उनके विरुद्ध कार्य करने का साहस नहीं कर पाते थे। आखिरकार उनके और संसार डाउनलोड्स के बीच शक्ति का एक महत्वपूर्ण अंतर था। उदाहरण के लिए, यदि जी निंग पूरी तरह से अपनी तलवार कला पर निर्भर होता तो वह शायद प्रथम चरण के डाउनलोड्स के बराबर ही होता। यह नीला पुष्प धुंध ऊर्जा के कारण ही संभव था जिसने उसके शरीर को शक्तिशाली बनाया और उसे डाउनलोड्स के बराबर बनाया, जिससे वह शक्ति में उनसे ऊपर उठ पाया। फायरसेज, ग्रेटजॉय और अन्य के पास भी अपनी दिव्य क्षमताएं और गुप्त कलाएं थीं। सामान्यतः पूरी तरह से अलग स्तर पर लोगों को हराने के लिए केवल दिव्य क्षमताओं पर निर्भर रहना बहुत मुश्किल था। फॉक्सटोन एपोकैलिप्स एक ऐसी दिव्य क्षमता का एक बहुत अच्छा उदाहरण था जो योग्य नहीं थी। केवल कुछ सचमुच विनाशकारी रूप से शक्तिशाली दिव्य क्षमताएं ही यह काम कर सकती थीं, जैसे कि सम्राट मिरजनो की 5 सील्स स्वॉर्ड दाओ। अफसोस, निंग के पास इसका इस्तेमाल करने का कोई तरीका नहीं था। शक्तिशाली दिव्य क्षमताएं, गुप्त कलाएं, स्काईफायर जैसी शक्तिशाली जन्मजात प्रतिभाएं, निंग की नीला पुष्प धुंध ऊर्जा जैसी सहायक तकनीकें, यही सब कुछ जरूरी था। साथ ही दाव की अत्यंत गहन अंतर्दृष्टि भी, ताकि एक विश्व स्तरीय साधक प्रथम चरण के दावलॉर्ड का वध कर सके। और हाँ, बर्टुलू जैसा कोई भी दूसरे चरण के दावलॉर्ड का वध नहीं कर पाएगा। इस प्रकार प्रथम चरण के डाउनलोड्स के लिए अधिकांश क्षेत्रों में गश्त करना आमतौर पर काफी सुरक्षित था, लेकिन जाहिर है 9 देवतारा संप्रदाय स्वाभाविक रूप से इस प्रकार के मिशन को गुप्त ही रखेगा। उन विश्व स्तरीय साधकों का मानना था कि सफल होने का एकमात्र तरीका अपने 1000 साथियों को मारना है। यही वजह थी कि वे हमेशा की तरह उन्मत्त बने रहे। लानत है, 16 वर्ष बाद वे 9 देवस्टार संप्रदाय के प्रभाव क्षेत्र में प्रवेश कर गए। निंग और बाकी लोग खाली जगह में थे। उन्होंने एक दूसरे को देखा, उनके चेहरे गंभीर थे। ग्रेटजॉय, इस बार आप थोड़े जल्दबाज थे। हाथलॉर्ड सोलविंड के चेहरे पर एक बदसूरत भाव था जब वह उनके सामने तैरते जादुई खजानों और कवचों को घूर रहा था। हमारे पास और कोई चारा नहीं था। जब हमने उस प्रथम चरण के डाउनलॉर्ड का अनुसरण करने से इनकार कर दिया तो उसने हमें जबरदस्ती अगवा करने की कोशिश की। आप जानते हैं कि हम अपनी असली पहचान उजागर नहीं कर सकते। राजकुमार ग्रेटजॉय के चेहरे पर एक भद्दा भाव था और वह मन ही मन बाकी चारों से बात कर रहा था। हमने उससे झूठ बोला और बताया कि हम दूसरे संप्रदाय के सदस्य हैं, लेकिन उसने हमारी पूरी तरह से अनदेखी की। हमारे पास उसे मारने के अलावा कोई चारा नहीं था। हमने 9 देवतारों के संप्रदाय के एक डाउनलॉर्ड को मार डाला, हालांकि वह सिर्फ पहले चरण का एक डाउनलॉर्ड था। मुझे यकीन है कि 9 देवतारों के संप्रदाय को पहले ही पता चल गया होगा और वह जांच के लिए लोगों को भेज रहा होगा। फायरसेज भी चिंतित था। निंग और स्काईफायर दोनों के चेहरे पर भी गंभीरता थी। उन्हें क्या करना था? असल में हत्या काफी मजेदार रही थी। पहले चरण का वह डाउनलॉर्ड मौत को दावत दे रहा था, उन पर इतना हावी होकर बोल रहा था और व्यवहार कर रहा था। उन 5 में से कोई भी उस डाउनलॉर्ड का वध कर सकता था, लेकिन अंत में राजकुमार ग्रेटजॉय ने ही मुक्का मारा और उसे पूरी तरह कुचलकर मार डाला। हमारे पास और कोई चारा नहीं था। लेकिन चिंता मत करो, राजकुमार ग्रेटजॉय ने संदेश भेजा। हालांकि 9 देवतारों के संप्रदाय को उसकी मृत्यु की सूचना तुरंत मिल जाएगी, फिर भी उनके जांचकर्ताओं को यहाँ भेजने और पहुँचने में कुछ समय लगेगा और वे किसी भी खोज के बारे में भूल सकते हैं। राजकुमार ग्रेटजॉय की आंखें बर्फ की तरह ठंडी थीं। मुझे 1 घंटा दो, मैं यहाँ स्पेस टाइम को पूरी तरह से उलट पुलट कर दूंगा और उनके लिए समय के प्रवाह को उल्टना असंभव बना दूंगा, जब तक कि वे किसी ऐसे व्यक्ति को न लाएं जो स्पेस टाइम के दांव में मुझसे 10 गुना ज्यादा कुशल हो। ठीक है। निंग और बाकी लोग दंग रह गए। सही, ग्रेटजॉय ने स्पेस टाइम के दांव में कौशल का एक बहुत ही उच्च स्तर हासिल कर लिया था। अगर वह आसपास के क्षेत्र में स्पेस टाइम को खंगालता तो 9 देवतारों के संप्रदाय के लिए भी यह पता लगाना मुश्किल हो जाता कि यहाँ क्या हुआ था। कम से कम इससे उन्हें कुछ समय तो मिल ही जाता। उफ, वे चुपचाप रहने की पूरी कोशिश कर रहे थे, लेकिन इतने सारे घात प्रतिघातों से जूझते हुए अपनी असली ताकत का कुछ अंश भी पूरी तरह से दिखाना उनके लिए नामुमकिन था। इसके अलावा उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि डाउनलॉर्ड गुप्त रूप से गश्त लगा रहे थे। आखिरकार उनमें से एक ने उन 5 का पीछा किया। 5 ने 9 देवतारों के संप्रदाय में जाने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि एक बार उनकी पहचान उजागर हो जाने पर उनका विनाश हो सकता था। निंग के समूह ने घटनास्थल पर मौजूद सारे सबूत नष्ट कर दिए और स्पेस टाइम में उथल पुथल मचा दी, फिर अलग अलग रूपों में रूपांतरित हो गए। उन्होंने अपनी अपनी संपदा दुनिया से कई विश्व स्तरीय अनुचरों और सेवकों को भी बुलाया और फिर 9 साधकों के दल में आगे बढ़ते रहे। चीजें वैसी ही हुई जैसी उन्होंने भविष्यवाणी की थी। लगभग 2 साल बाद 9 देवतारों के संप्रदाय से तीसरे चरण का एक डाउनलॉर्ड उस स्थान पर पहुंचा जहां उन्होंने पहले डाउनलॉर्ड का वध किया था। 9 देवतारों के संप्रदाय की शक्ति को देखते हुए उनके लिए ये गणना करना आसान काम था कि उनके डाउनलॉर्ड की मृत्यु कहाँ हुई थी, लेकिन हत्यारे की पहचान का वास्तविक अनुमान लगाना लगभग असंभव था।
जब विश्व देवता नॉर्थरेस्ट की मृत्यु हुई तो वास्तवेन महल के पास ये पता लगाने का कोई तरीका नहीं था कि यह किसने किया था। अंकगणितीय भविष्यवाणी की कठिनाई को कम करने के लिए उन्हें और अधिक चरों का उपयोग करना पड़ा। यहाँ स्पेस टाइम को उलझा दिया गया है। जब तीसरे चरण के डाउनलॉर्ड ने समय के प्रवाह को उल्टकर ये देखने की कोशिश की कि क्या हुआ था, तो उसे बस पूरी तरह से विकृत और अव्यवस्थित स्पेस टाइम का एक क्षेत्र दिखाई दिया। जांच करने का कोई तरीका नहीं था। क्या मेरे उस सेवक ने किसी बड़ी शक्ति को नाराज किया था जो स्पेस टाइम के दांव में निपुण थी? डाउनलॉर्ड ने मन ही मन बुदबुदाया, शायद मेरे सेवक ने उसे नाराज किया होगा, जिसके परिणामस्वरूप मेरा सेवक मारा गया। और फिर भी वह बड़ी शक्ति हमारे 9 देवतारों के संप्रदाय की दुश्मन नहीं बनना चाहती थी, और इसलिए वह स्पेस टाइम को यहाँ ले आया। स्पेस टाइम के दाव पर चलने वाले डाउनलॉर्ड से निपटना बेहद मुश्किल था। जब तीसरे चरण के इस डाउनलॉर्ड को एहसास हुआ कि यहाँ स्पेस टाइम पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है, तो वह इस बात को लेकर नाराज हुए बिना नहीं रह सका। अंततः 9 देवतारों का संप्रदाय आसपास के सैकड़ों प्रदेशों में अभी भी सबसे प्रभावशाली शक्ति था। वे इस मामले को यूं ही कैसे खत्म होने दे सकते थे? हालांकि अगर वे इस मामले की तह तक जाना चाहते थे तो उन्हें अपने मुख्यालय से अंतरिक्ष समय के दाव के एक सच्चे गुरु को बुलाकर व्यक्तिगत रूप से जांच करनी होगी। हालांकि पूरे संप्रदाय में केवल 2 ही दाव लॉर्ड थे जो अंतरिक्ष समय के दाव में पारंगत थे। एक द्वितीय चरण का दाव लॉर्ड था, जबकि दूसरा एक आदरणीय व्यक्ति था जो दावमंच के कगार पर पहुंच चुका था और पूरे संप्रदाय का तीसरा सबसे सम्मानित व्यक्ति था। दूसरे चरण का दाव लॉर्ड जोखिम उठाने को तैयार नहीं था, जबकि वर्च स्तर के दाव लॉर्ड को आदेश देने लायक कोई नहीं था। इस प्रकार 100 साल से भी ज्यादा समय बीत जाने के बाद डाउनलॉर्ड ने आखिरकार बाहर जाकर देखने का फैसला किया। यह क्या है? जब इस शक्तिशाली डाउनलॉर्ड ने स्पेस टाइम को खोला तो उसने जो खोजा उससे वह तुरंत हैरान और स्तब्ध रह गया। 5 विश्व स्तरीय साधक, उनमें से एक ने पहले चरण के एक डाउनलॉर्ड पर हमला करके उसे एक ही वार में मार डाला। डाउनलॉर्ड दंग रह गया। ये शैतान कहाँ से आ गए? हालांकि मैं बाकी 4 की ताकत नहीं देख पाया, लेकिन ये तो अविश्वसनीय रूप से ताकतवर है। और उसने जिस तरह से स्पेस टाइम में घुसपैठ की है, उसे देखते हुए वह स्पेस टाइम के दाव का एक बेहद कुशल स्वामी जरूर होगा। वे कहाँ से आए हैं? यहाँ तक कि पूरे 9 देवस्टार संप्रदाय में भी एक भी शिष्य ऐसा नहीं था जो इतना विलक्षण प्रतिभाशाली हो। बेशक उसके लिए ये जानना नामुमकिन था कि यह आदमी किसी दूसरे ब्रह्मांड में एक सर्वशक्तिमान हेगेमोन का मानद शिष्य था और ब्राइट शो साम्राज्य के सबसे कुलीन सदस्यों में से एक था। ब्राइट शो साम्राज्य के सामने 9 देवतारों का संप्रदाय कुछ भी नहीं था। ये समझना जरूरी है कि ब्राइट शो साम्राज्य में असाधारण रूप से शक्तिशाली डाउनलॉर्ड्स की पूरी टुकड़ी थी जो शाश्वत सम्राटों के बराबर थी। हमें इस व्यक्ति को ढूंढकर अपने 9 देवतारों के संप्रदाय में भर्ती करना होगा। मैं उसका पीछा करूंगा, उसने आदेश दिया और पूरा 9 देवतारा पंथ हरकत में आ गया। वह सचमुच ऐसे असाधारण प्रतिभाशाली शिष्य का सामना करना चाहता था। वह स्वयं अंतरिक्ष समय के दाव पर चलता था और उसके लिए ऐसी प्रतिभा वाले किसी व्यक्ति से मिलना अत्यंत दुर्लभ था जो उसके दाव पर चलता हो। अफसोस, उस समय तक निंग के 5 लोगों का समूह बहुत पहले ही 9 देवतारा पंथ के प्रभाव क्षेत्र से भाग चुका था। 9 देव सितारों का संप्रदाय अपने कई 100 क्षेत्रों के स्थानीय समूह में अत्यंत प्रभावशाली था, लेकिन इसके आगे उनका प्रभाव और शक्ति तेजी से गिरती गई। पहले चरण के उस डाउनलॉर्ड को मारने के अलावा निंग के समूह को अपनी यात्रा के दौरान एक और बेहद खतरनाक स्थिति का सामना करना पड़ा। निंग का समूह संयोग से आदिम अराजकता में भटक रहे एबरेंस के एक राष्ट्र से टकरा गया। एबरेंस का वह राष्ट्र वास्तव में एक अत्यंत विशाल कछुए के खोल के ऊपर बसा हुआ था और कछुए जैसा दिखने वाला वह प्राणी स्पष्ट रूप से शीत निद्रा की अवस्था में था, अंतरिक्ष के शून्य में बहते हुए सो रहा था। यात्रा का ये हिस्सा सुरक्षित होना चाहिए था। किसने सोचा होगा कि वे इतने अनोखे देश में पहुंच जाएंगे? निंग का समूह संयोग से इस देश में पहुंच गया और उन पर तुरंत उन विपत्तगामी जीवों में से एक ने हमला कर दिया जो उन्हें जिंदा खा जाना चाहते थे। निंग के समूह को मजबूरन जवाबी कार्रवाई करनी पड़ी, जिससे और भी ज्यादा विपत्तगामी जीवों का ध्यान उनकी ओर आकर्षित हुआ। सौभाग्य से वह विशालकाय सोया हुआ कछुआ नहीं उठा। निंग और बाकी सभी को लग रहा था कि कछुए की आभा बेहद डरावनी है। एक बार वह जाग गया तो उसके लिए उन 5 को मारना बेहद आसान हो जाएगा। चाहे उन्होंने कितनी भी कोशिश कर ली हो, वे शायद उस सोया हुआ कछुए के हमले से बच नहीं पाते। अंत में निंग और बाकी लोगों ने मिलकर काम किया और किसी तरह बच निकले। शुरू से आखिर तक उन्होंने उन विपत्तगामी जीवों में से एक को भी मारने की हिम्मत नहीं की, इस डर से कि कहीं भूपू का छत्ता न भड़क जाए और वह विशालकाय कछुआ जाग न जाए। 9 देव सितारों के संप्रदाय और टाइटैनिक कछुए के अलावा उनके सामने आने वाली अन्य समस्याएं काफी हद तक अप्रासंगिक थीं। आकियस क्षेत्र, हम आखिरकार पहुंच ही गए। निंग का 5 लोगों का समूह हवा में खड़ा दूर तक देख रहा था। उनके सामने अनगिनत उमड़ते बादलों से भरा एक क्षेत्र था जो बैंगनी रोशनी से झिलमिला रहा था। बादलों से ढका यह विशाल क्षेत्र आकियस क्षेत्र था, लेकिन जाहिर है ये हिमखंड का एक छोटा सा हिस्सा था। विशाल वास्तविक क्षेत्र का एक छोटा सा हिस्सा। उनमें से किसी को भी ठीक ठीक पता नहीं था कि आकियस क्षेत्र कितनी दूर तक फैला है। 1605 वर्षों की यात्रा के बाद निंग का समूह अंततः आकियस क्षेत्र में पहुंच गया।